गया है। तो और नवाज शरीफ की जमानत के लिए अपील कर दी गई है, तो उनको जमानत हो जाएगी और नवाज इमरान खान को क्या सजा होगी, इस पे हम बात करेंगे। मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अल्ताफ हुसैन क्यों नहीं आ सकते जब नवाज शरीफ आ सकते हैं, तो इसका भी हम बात करेंगे। और आपने देखा अल्ताफ हुसैन की भी स्पीच देखी कि उन्होंने सारा चिट्टा खोल दिया ना, ये मुस्लिम नून लीग का आके अपनी स्पीच के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर जो उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जलसा क्या था, ये देख लेना कितने लोग थे उस जलसे के अंदर, ये आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया कितने कम लोग थे। और उन्होंने किस तरह कुर्सियां रख के, किस तरह फ्लैग झंडे लगा रखे थे कि ताकि लोगों को पता चले कि क्या कहते हैं ना, ये जो ना इतनी पब्लिक आई है। और उन्होंने वीडियो जो दिखा रहे थे बार बार, वो दिखा रहे थे जो इमरान खान ने जलसा किया था मीनार पाकिस्तान में, उस जलसे की वीडियो दिखाए थे। उनको पता नहीं चला, उन्होंने नकल तो की मगर उनको पता नहीं चला उसमें इमरान खान के डायलॉग और इमरान खान की गाड़ियां, इमरान खान की चीजें रखी हुई थी। और उनके कैमरामैन ने वो चीजें हाईलाइट करना शुरू कर दी कि जी जलसे में इतने लोग आए। तो ये देखिए, ये पॉलिटिक्स है, सियासतदान इस तरह की हरकतें करते ही हैं और होता ही है, आपको भी पता है। और नवाज शरीफ ने भी ये नाम ले रहे थे जलसे, अपनी तकरीर के अंदर खिताब करते वक्त उन्होंने 9 मई का वाकया लिया के बाद, पहले इमरान खान का नाम लेने के बाद फिर उन्होंने फौरन 9 मई का वाकये पे आ गए, जो आपने सुना होगा। तो वो मुझे सुनाने की आप लोग को इतनी जरूरत नहीं है, वो आप लोग को सबको ही पता है और सबने ही देखा और सबने ही सुना होगा। तो यकीनन आके अपनी बात कीजिएगा कि या पाकिस्तान के अंदर सियासत में ये सब कुछ ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। महंगाई का तूफान बहुत ज्यादा है, अवाम वैसे ही बहुत परेशान है, अवाम को कुछ लेना देना नहीं है कौन आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है या जरदारी आ रहा है या क्या कहते हैं शहबाज शरीफ आ रहा है या इमरान खान आ रहा है। उनको इस वक्त महंगाई ने बहुत परेशान किया हुआ है। जिस तरह महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, वहां पे लोगों की चीखें निकली हुई है। हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं, क्राइम ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए कि जब महंगाई है, लोगों के घर खाने को नहीं है, तो क्राइम तो बढ़ेंगे। ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता तो इस तरह के क्राइम मुसलसल ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा इजाफा होता है। इन चीजों में कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ होता है मगर कंट्रोल करने में नाकाम होती है। तो चले बात करते हैं जैदी भाई से। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्लाह वालेकुम अस्सलाम समीना, अल्लाह का करम है, मैं ठीक ठाक हूँ और आपके तमाम देखने वाले और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। जी जनाब, बताएं आप क्या कहेंगे, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। आपने देखा नवाज शरीफ की स्पीच देखी, खिताब किया, क्या देंगे जरा थोड़ा सा उसके ऊपर भी नक्शा खींचें, फिर उसके बाद आते हैं टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, देखिए जैसे कि आपने पहले बात शुरू की गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी दिन जब आप एक खबर को ब्रेक कर रही थी जी और उस खबर को शायद आपने मेरी भी सुना होगा, मैं उसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा था, जी कमजोर कर रहा था। एक इस मीडिया के अंदर बैठ के एक चीज होती है सेल्फ सेंसरशिप, जी कि आप ये महसूस करें कि ये खबर देनी है या नहीं देनी है। जी वो खबर बहुत जो थी ना, हाइप खबर थी, बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए सख्त था, सब खबर थी। जी तो अगर हम जब बैठे होते थे, कभी डेस्क पे बैठे होते थे, कहीं काम कर रहे होते थे, करते हैं, तो ऐसी खबरों को होल्ड कर लेते हैं जी क्योंकि ये खबरें ज्यादा इंतशार फैलाती हैं, खौफ फैलाती हैं। और आज के दौर के अंदर वो देखे ना, वो तो ऐसा आपने कहा कि हाइप खौफ फैलाती है, करती है, मगर वो खबर जो ना एंड में देनी थी, मगर वो बीच मिडिल में आ गई खबर, इसलिए वो कॉलर ने आके बोल दी वो खबर। अगर मैं किसी भी जगह होता तो मैं उस खबर को कभी भी ब्रेक नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह से लोगों में खौफ फैलने का अंदेशा था कि जी जलसे में जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या होगा, खुदा न खास्ता ये होगा या नहीं, वो उस जलसे के अंदर ये नहीं था कि पीटीआई के लोग, ये था कि पीटीआई के लोग, मेरे पास जो इत्तला थी वो यही इत्तला थी और मैंने इसी को मेंशन करी थी कि पीटीआई के लोग जरूर जाएंगे, मगर पीटीआई के लोग ये नहीं था कि हंगामा करेंगे, हंगामा हारी करेंगे, वो कुछ नहीं करने का प्लान था। जी यही थी उसकी कि दोनों जब जमातों के लोग जमा होंगे वहाँ पे तो सूरत हाल क्लैश की सूरत आएगी ना। एक बड़ी तादाद अगर पीटीआई की भी वहाँ जमा हो जाए और उनके भी लोग हों तो लामाला कहीं ना कहीं क्लैश की सूरत होती है। हमारे पास कई दफा ऐसी खबरें होती थी कि जो हमें मालूम था, 100% मालूम होता था कि ये खबर सही है, जी लेकिन हम उसको ऑन को नहीं करते इस वजह से कि इससे किसी एक की तरफदारी होगी, तरफदारी से मुराद इसकी लिए खतरनाक होगी या इसके लिए खतरनाक होगी। तो बाज खबरों को जिनको कहते हैं ना कि अखबार नहीं देते या मीडिया, जी 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 उसका मतलब यही होता है कि उस खबर को दबा के उस चीज की शिद्दत को कम किया जाता है। तो बहरहाल वो एक खबर थी, वो गुजर गई। अच्छा, उसके साथ साथ अब आप ये देखें कि अब दौर ये आ गया है कि सहाफियों का किरदार जो है ना वो कम होके सियासी पार्टियों के जो मीडिया सेल है ना उनका किरदार अब बढ़ता चला जा रहा है। जी अब मीडिया सेल ये चाहते हैं कि उनके कायद का इंटरव्यू जो हो ना वो उनके मीडिया सेल में हो, वो खुद एडिट करे और वो
बाद में आपके पास पेश कर दें कि जी आप इसको ऑन एयर कर दें आप। जी। तो जो उनकी तमाम पॉजिटिविटी होगी वो पेश हो, ना कि कोई उसमें से साफी की तरफ से कोई सख्त सवाल या कोई कमजोर जवाब वो लोगों के सामने ना पहुंच पाए। जी। उसकी ताजा तरीन मिसाल आप ये जलसा देख लें कि इस जलसे की कवरेज 7 अखबारों ने, जो कि पाकिस्तान में वैसे तो बहुत अखबार हैं, लेकिन 7 से 11 अखबार ऐसे हैं जिनका मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ एक एक का, जिनकी तमाम अखबारात की हेडलाइन डिटो वन थी, लफ्ज व लफ्ज एक दूसरे, मतलब सेम। तो दैट्स मीन कि वो एक इश्तहार था जी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने अखबार की कोई हेडलाइन लिख रहा हूँ या कोई सुर्खी बना रहा हूँ तो वही सेम अखबार दूसरा किसी अखबार की भी हेडलाइन हो जो मेरे ख्यालात हैं, वही तीसरी की हो, वही चौथे की हो। लेकिन अगर मुझे कहीं से फीडअप दिया जा रहा है, बैकअप दिया जा रहा है कि आपने फ्रंट पेज पे ये स्टार छापना है, तो वो 7 अखबारों को तो मिल सकता है। जी। लेकिन जो आपकी स्टोरी लाइन है या जो आपकी हेडलाइन है, जो बैनर लीड है आपकी, वो एक किसी 2-3 अखबारों की एक साथ नहीं हो सकती। तो पूरी प्लान के तहत आपकी मीडिया जो है वो कंट्रोल हो रहा है पार्टियों के मीडिया सेल्स के जरिए। जो वो चाहते हैं वो छपता है, जो वो चाहते हैं वो नजर आता है। तो वो अब जो खबरें हैं वो स्टाफ रिपोर्टर की खबरें नहीं नजर आती जी। वो एक तरीके से एक इश्तहार है जो पार्टी ने आपको दिया है और आपने उसके आगे स्टाफ रिपोर्टर लगा के उसको शाया करना है। तो वो अफादियत अब खबरों की खत्म हो गई। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उन्होंने तकरीर क्या की। मैंने आपसे पहले ही, शायद आपको याद होगा, 4-5 दिन पहले मैंने कहा था कि आपने पूछा था कि उनकी तकरीर क्या होगी, तो मैंने यही कहा था कि वो फिर उन्हीं चीजों के पीछे हमें आगे पीछे लगाएंगे जो हम 75 साल से सुनते चले आए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जी, ये मेरी कंफर्म खबर है पीछे से जो मेरे हवाले हैं कि इख्तियार के लिए अभी भी जंग जारी। क्योंकि यानी कि आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ आएंगे, ये लग रहा है आपको? अभी भी जंग जारी है जी, अभी भी आपको लग रहा है कि चांस कम है नवाज शरीफ के, राइट? क्योंकि देखें, इस वजीर आजम एक बनना है और उसके उम्मीदवार जो है ना वो 5 से ज्यादा है। अब ये किसके सर पे ताज सकता है ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा, लेकिन अभी भी सबकी कोशिशें जारी हैं, सब अपनी तगदाओं में लगे। मैं अभी थोड़ी देर में कॉल कर। जी, 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 बोले 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 मैं अच्छा, जी। अब उसके साथ साथ आप जिक्र करती हैं अल्ताफ हुसैन साहब। जी। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ फिर मैं आपको बता दूं कि एक मरतबा फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए और कोशिश की जा रही है कि उनकी, यानी कि लग रहा है कि चांसेस बन रहे हैं एमकेएम के भी आने के, उनकी नुमाइंदा जमात को दोबारा सियासी मैदान में उतारा जाए और मुस्बत नताइज हासिल किए जाए, क्योंकि मौजूदा तंजीम से अभी भी लोग 100% मुत्तफिक नहीं है उनकी कारकर्दगी से और उनके वोट बैंक से कि वो टर्न आउट होगा या नहीं होगा। तो लेकिन इनकी जो शराइत है वो अभी तक मुझे जो पता चला है वो इंतहाई सख्त शराइत है जो मानने के लिए उनको शायद टाइम लगे और ये देखना पड़ेगा कि उनकी कितनी जरूरत है। जी। जितनी उनकी जरूरत होगी उतने उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, उनकी शराइत मान ली जाएंगी, लेकिन उनकी तरफ से शराइत जो है वो काफी सख्त हैं, जो काफी मुश्किल नजर आती हैं कि वो मानी जाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ लो और दो की बुनियाद पे कहीं ना कोई हो सकता है सेटलमेंट हो और हो सकता ही नहीं हो, इससे फिर वही किस्सा पारी ना बन जाए। जी, जी। कोशिश ही हो रही है कि उनकी जमात को दोबारा मैदान में लाए, और क्योंकि इस वक्त कराची में नो डाउट अभी भी ये वो है कि उनकी जमात की एंट्री का मतलब है कि सीटें कुछ ना कुछ कंफर्म सीटें उनकी निकलेंगी। एमकेएम की या कह रहे हैं ना आप एमकेएम की? जी जी, वो 24 या 25 तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ एक बड़ी तादाद उनको अभी भी कराची में मिल सकती है, जिसका वो वोट बैंक जो बैंक है वो उनका अभी भी उसके अंदर सरवाइव करता है, वो वहां पे मौजूद है। सूरत हाल पाकिस्तान की इसी तरीके से है, आप ये देख लें कि ये वही लोग हैं कि कभी आते हैं कभी जाते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों में ये देख लिया कि किस तरीके से वो 4 साल वहां गुजार के आए
क्या उनकी पोजीशन थी, कौन कौन से मुकदमात का उन्होंने सामना किया, किन किन मुकदमात में उनको देखे ना, सजाएं 4 साल के गायब थे, 4 साल के बाद तशरीफ लेकर आए हैं, और अब आप देख लें उनकी स्पीच से लोगों ने क्या अंदाजा लगाया। भी शुएब भाई भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इनको सलाम कर लूं फिर आप ही की तरफ आऊंगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उनको वेलकम कर दूं प्रोग्राम के अंदर। जी अभी जैदी भाई का ले लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी। जी जी जैदी भाई बोलें। जैसे आपने ये देखा कि वो 4 साल वहां गुजार के वापस आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को मुल्क से बाहर भेजा जाए या उसको इस तरीके से लाया जाए, या कभी पाकिस्तान में क्या ऐसा हो सकता है कानून में ऐसी नरमी हो कि आपको कहीं अपील करने की इजाजत हो 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन आप अपील कर रहे हैं 4 साल के बाद और अदालतें उनको सुनने के लिए तैयार बैठेंगी और फिर उनकी बहाली का भी ऐलान हो जाए करे। एक दूसरे इशहाक डार साहब का तो आपने सुन लिया कि उनको तमाम केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। देखें, अंदाजा लगाएं इशहाक डार को कितने बड़े इल्जामात थे, उनको बरी कर दिया गया। ये कानून है, अब अंदाजा लगाएं पाकिस्तान का। तो ये जब तक इस तरीके की नाइंसाफियां आपके माशरे में रहेंगी, बिल्कुल आपने कहा, सही कहा, नाइंसाफियां, बिल्कुल आपने सही जुमला बोला जी। आप किस तरीके से आप अवाम को इंसाफ देने की कोशिश करेंगे जब आप खुद ही नाइंसाफी की पैदावार होंगे, जब आपके ऊपर कोई कानून अमल नहीं हो रहा, जब आपके ऊपर कोई किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो भाई आप किसी दूसरे पे कैसे वो चाहोगे कि वो फॉलो अप करे। जी दुनिया देखती है कि जब हमारे कायद के लिए और हमारे लीडर के लिए और हमारे रहनुमाओं के लिए कोई कानून नहीं है, तो अवाम क्या सोचते हैं कि हमारे लिए क्यों है। जब तो लोग कहते हैं कि दोहरा मेयार है और दोहरा कानून है। जब तक हम इन चीजों से नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने आप को इन चीजों से नहीं बचाएंगे, हम किस तरीके से तरक्की की तरफ जा सकते हैं। हमें जब तक हम अपना खुद मुहासबा नहीं करेंगे, जाती एहतसाब नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि क्या सारा मीठा मेरे लिए ही है, सारा कड़वा जो है वो अवाम के लिए है, अवाम के लिए। जी तो आपने बिलावल भुट्टो की भी स्पीच सुनी जो वो बोल रहे हैं आने के बाद, आपने सुना होगा कभी? उनकी तरफ से भी सख्त बयान है जी, सख्त बयानियात शुरू हो गए उनके पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सख्त बयान है कि एक नई सूरत के अंदर आमरीत आ रही है। वो यही कह रहे हैं कि नए नक्शे के साथ आमरीत लेकर आ रहे हैं, एक नए तरीके से आप उसको पेश करें। वो कह रहे हैं कि हमें कबूल नहीं है, हमें मंजूर नहीं है ये। तो वो बिलावल भुट्टो का कहना है जी। जो पीपल्स पार्टी का जो अपना अभी तक का बैकग्राउंड है वो हमेशा से ये है कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट एक जमात के तौर पे रही है, और स्टैब्लिशमेंट ने उसका साथ कभी भी नहीं दिया इस तरीके से। लेकिन इस दफा जिस तरीके से स्टैब्लिशमेंट का साथ देके उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे अपनी कारकर्दगी दिखाई, आपने देखा होगा ना, पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर एंकर कोई सवाल पूछता है तो वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। इस पे सवाल के ऊपर कायरा साहब को ले लें, वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज क्यों डालने की कोशिश कर रही हैं। क्या कहते हैं, मुझे नहीं बताना, ये आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मैं क्यों अपनी जबान से इसकी अदायगी अदा करूं। देखा था आपने? यही मसला है। मैं चीजें इनको देखता हूँ मैं जी। कि मसला ये है कि अब आपके यहाँ मैं आपसे जो पहले मैंने कहा और सिंपल सवाल पूछा था एंकर ने, मगर उन्होंने उसका भी जवाब देने से वो उन्होंने कहा कासिर है, मैं नहीं जवाब दूंगा इस चीज का। सहाफत जो है ना जी वो जो किसी न किसी के साथ एफिलेशन का नाम हो गया है। सियासत सहाफत अब वो चीज नहीं रही कि वो दोनों का नजरिया पेश करे। सहाफी ये चाहता है कि जो उसको मखसूस एक एजेंडा दिया गया है उसके तहत वो सवाल करे और उसके मस्बत जवाब ले वो अपनी तरफ से, या वो उस सामने वाले को बिठा के कोशिश करता है कि वो कोई ऐसी चीज बोले कि जो उसको हाइप करने में आसानी हो या मीडिया में वो ज्यादा पॉपुलर हो जाए, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग हाई हो जाए। उनकी कोशिश ही होती है कि सामने वाले बैठे को इतना जिच करो कि वो कोई ना कोई ऐसी बात कह दे जो उनका ब्रेकअप की खबर बन जाए, उनकी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। तो ये चीजें नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शो से ज्यादा, सोशल मीडिया से ज्यादा आप कोशिश करें कि प्रिंट मीडिया को फॉलो करें, पढ़ने लिखने पे तवज्जो दें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। वहां पे आपको इनसे बेहतर नताइज मिलेंगे और बेहतर सोचने का मौका मिलेगा।
सही कह रहे हैं। अभी आप तो देखें पाकिस्तान के हालात तो देखें दिन ब दिन खराब ही होते चले जा रहे हैं। सियासत के भी हालात इतने अच्छे तो नहीं है, मुल्क के हालात तो हैं ही खराब, पर सियासत के हालात भी अच्छे नहीं है। अब मुल्क जा किस सिमत रहा है ये समझ में से बालातर है कि यही राना सनाउल्लाह से भी सवाल किया गया कि ये जो आज आप पीटीआई वालों के साथ कर रहे हैं, ये आपको भी पता है कि किस तरह पीटीआई के कारकुन किस तेजी से छोड़ रहे हैं, ये आपको भी अंदाजा है। शेख रशीद की मिसाल ले लें जो कहते थे कि मैं तो मर के इस पार्टी को छोड़ूंगा, मेरा तो जनाजा ही इमरान खान के साथ निकलेगा। आज देखेंगे शेख रशीद कहाँ खड़े हुए, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला कि आप भी इसी तरह के अल्फाज बोलते थे, तो मगर अब आप देख लें कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि आप लोग के साथ भी सेम ऐसी चीज हो जाए जो आज पीटीआई के साथ है। समीना देखें, आपको शायद याद होगा कि मुशाहिद हुसैन ने सेनेटर थे मुशाहिद हुसैन मरूफ जी। और उन्होंने अपने आखिरी दिनों में जो तकरीर की थी उन्होंने यही कहा था कि उस वक्त जो पीटीआई उस वक्त इक़्तिदार में थी, उन्होंने यही अल्फाज कहे थे ना जी कि हम पे इतना जुल्म नहीं करो, हम लोगों को तो आदत है जेलों में जाने की, जो कि उनकी एक तकरीर थी। लेकिन उस वक्त को सोचो कि जब तुम्हारे साथ ये होगा, तो वो उस वक्त बोल रहे थे कि उस वक्त ये सोचो कि जब तुम्हारे साथ होगा, तो हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जो आज मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ क्या वो मेरे साथ नहीं हो सकता। और जो सिस्टम हम देख रहे हैं गुज़िश्ता सालों से, उसमें यही है कि कभी एक जमात ऊपर होती है और दूसरी जमात नीचे होती है। ये नहीं है कि हर साल या हर दफा कोई नई जमात आ रही है, पिछली बकिया जमातें जो है वो आराम कर रही है। इन्हीं जमातों में से, इन्हीं लीडरों में से, इन्हीं एमएनए एमपीए में से कोई वजीर हो जाता है और कोई जेल में चला जाता है। कल शेख रशीद एक बहुत बड़े वजीर दाखिला थे और वो कहते थे दुनिया हर चीज को वो किस तरीके से उनके अल्फाज होते थे दूसरों के लिए। जी और देखा था ना, अंदाजा लगाया था ना, आज वो शेख रशीद है, आज वो जो थे उनका बयानिया चेंज हो गया बिल्कुल। अगर आप म्याना रवि से चलें, अगर आप दुनिया को और दूसरे वाले को भी इंसान समझ के अपनी सियासत करें, तो कल आप पे भी वो वक्त नहीं आएगा। कल शहरियार आफरीदी ने अगर सनाउल्लाह के ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा कायम किया था, तो फिर आपके ऊपर भी वही चीजें हुई ना, क्योंकि जो आपके साथ दे रहे हैं, जो लोग आपके मावनीन हैं, वही आपको, जो आप लोगों के खुशामदी होते हैं, वही आपको बताते हैं कि सर इसने आपके साथ ये किया था, इसको जरा खींच के रखें। और शाह से ज्यादा शाह के वफादार आपको हमेशा से सुना होगा कि पूरी दुनिया में हमेशा से मौजूद होते हैं। जी सरीना जी, आपने शेख रशीद का इंटरव्यू सुना, उसका इतना प्यारा इंटरव्यू था कि आप किसी इमरान खान की एक उसने बुरी बात नहीं की कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ या मैं इसके पास आ रहा हूँ। बस उसने थोड़ा सा बोला है, वो बोल के चला गया। उसने किसी की भी इमरान खान की एक भी बदखोई नहीं की। शेख रशीद की अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी में चला जाएगा। बाकी अपना चौधरी फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, इन लोगों के सवाल आपने पहले कभी इन लोगों का नाम सुना था? इमरान खान की हुकूमत से आने से पहले ये लोग कौन है? ये आप दूसरी हुकूमत के लोगों के पास जाएंगे, उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इमरान खान को छोड़ के चले गए तो दूसरों को नहीं छोड़ेंगे। ये गिनती में उंगलियों पे गिने जाते हैं ये लोग जो इमरान खान के साथी थे। बाकी तो ये तो कोई वहां से आया, कोई वहां से आया, कह दिया तो अब चिटकारे लेके बातें करना, नहीं जी उसने ये कर दिया। वो शेख रशीद जितना प्यारा इंटरव्यू शेख रशीद ने दिया, ये जितने छोड़ के गए किसी ने भी नहीं दिया। शेख रशीद की अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी में इलेक्शन लड़ेगा वहां से, उसको तो रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो बाकी ये भी आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी कि बाकी जो लोग दूसरे छोड़ के गए, हमने तो पहले उनका कभी नाम ही नहीं सुना था। चलो फिर बात करते हैं। तो जैदी साहब गैस स्टेशन वाले इंतजार कर रहे हैं, 10:30 बजे वहां पहुंचना। बंद करो आप। ओके जी। अच्छा, तो ये होती है एथिक्स, ये होते हैं इखलाक। बीच में आप आए और घुस के और अपनी शुरू कर दें बगैर इनविटेशन के। अच्छा, तो ये भी आप सुने, अगर किसी ने शेख रशीद का इंटरव्यू सुना था तो ये भी सुन लें कि उन्होंने कहा था कि मैंने आज से अपनी मुस्लिम लीग खत्म कर दी जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम लीग में अपनी जमात में वापस जा रहा हूँ।
ठीक है ना। और उन्होंने ये कहा कि खान साहब को, आपने सुना होगा ना, उन्होंने ये तो खैर मैं बात नहीं करी इस वक्त शेख रशीद की स्पीच के ऊपर, वरना आपको पता ही है कि जब बात की थी तो यही कहा था ना उन्होंने कि मैंने खान साहब को बहुत समझाने की कोशिश की कि इदारों से के खिलाफ इस तरह की बात ना करें, इदारों के लिए नहीं बात करें। तो आप ये अंदाजा लगा लेना, इदारों के लिए बात ना करें, उन्होंने दबे लफ्जों में बोल तो दिया ना, अब क्या बुलवाया गया या बोला गया, पर उनकी अगर पहले की स्पीच सुने जब वो पीटीआई में थे तो किस तरह आके बोलते थे कि मेरा जनाजा ही निकलेगा, अब तो जितनी जिंदगी थी सियासत कर ली, अब जितनी उम्र बची है तो अब तो मैंने ना पीटीआई के साथ ही गुजारना है, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा, एक सच की आवाज है ये है। तो वो कहाँ चले गए सारे डायलॉग उनके? नहीं गए, कहीं नहीं गए। आप देखें ना उन्हीं के इंटरव्यू को दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लें कि उन्होंने तनकीद किस तरीके से करी, कालीन में लपेट के तो कर दी ना तनकीद। ये तो कह दिया ना कि ये वो लीडर था जो नहीं सुनता था, जिसको हम समझाते थे कि फौज से नहीं लड़ो, फौज से नाराजगी नहीं वो लो, आसिम मुनीर का नाम नहीं लेना चाहिए, गलतियां तस्लीम कर ली ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये भी कहा आसिम मुनीर का नाम नहीं लो, हमने मना किया था खान साहब को। और दूसरे तरीके से उन्होंने अपने आप को सियासत में इन रखने की कोशिश भी की है। और ये भी याद रखें कि ये भी बात लोगों के मुंह पे आ रही है कि जिस तरह उन्होंने कहा चिल्ला काटा, चिल्ला लोगों ने पूछा कि भाई सख्त था कैसा था, तो उन्होंने कहा बहुत सख्त चिल्ला था, पर आपने अंदाजा लगाया कि उनके फेस से नहीं लग रहा था कि सख्त चिल्ला था। जिसने सख्त चिल्ला काटा, जो सख्त सजा काट के आए हैं, जो भी थे कारकुन आपने देखा, जो नुमाइंदे थे पीटीआई के, उनकी आपको शक्लें ही बता रही हैं कि वाकई में उनको बड़ी सख्ती से रखा गया। और जब वापस आए, अब अगर शेख रशीद को देखा जाए तो उनको नजर नहीं आ रहा कि वो बहुत उनके ऊपर कुछ सख्ती की गई उनके फेस से। जी बोले। खुद कह चुके हैं कि मैं गेट नंबर 4 से आया हुआ हूँ, तो गेट नंबर 4 के जो लोग होते हैं ना उनके साथ सख्तियां नहीं होती। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। और ये खुदा के वास्ते एक मर्तबा फिर अपने कॉलरों को समझा दें कि तहजीब का दायरा होता क्या है। मैं नहीं भाई, एक मिनट जरा सा मैं बात कर लूं। जी समीना, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं बात करूंगा। आप ही बात करेंगे, इन्होंने सिर्फ छोटी सी सही है साहब, आपने तो एक छोटा सा मैसेज देना है ना जैदी भाई को, छोटा सा मैसेज है। देखा आप सुहेल भाई, वो शेख भाई आप फिक्र ना करें, आप ही को मौका मिलेगा, वो छोटा सा मैसेज देंगे। मैं 1 मिनट की बात करके खत्म कर रहा हूँ भाई। बात ये है कि हम आपके प्रोग्राम में बड़े शौक से आते थे और 4 साल तक, आपके 5 साल तक प्रोग्राम में आए, लेकिन लास्ट वीक मुझे बहुत अफसोस हुआ, लोग खुलेआम माँ बहन की गाली देते हैं और आप किस तरह बर्दाश्त करती है मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए इस प्रोग्राम में आना, क्योंकि मैं अपनी माँ बहनों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि अगर शायद मेरी वजह से हजारों लाखों लोग जो है माँ बहनों की गाली सुने लाइव, तो इससे बेहतर ये है कि मैं ये प्रोग्राम छोड़ दूं। अगर तो ये कॉलर प्रोग्राम में आएंगे, ये मुझे एक चीज की समझ नहीं आती। समीना सबसे पहले जब ओपनिंग करती हैं तो समीना ये कहती हैं कि लफ्जों का चुनाव अच्छा कीजिएगा, किसी की जिलेदारी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैच में आके कुछ लोग मतलब ठीक है, सबर का दामन छोड़ देते हैं। मेन चीज ये, अगर सबर का दामन पकड़े रहे, लाइव शो है, माँ बहन की गाली लाइव प्रोग्राम। अच्छा मैंने नहीं सुनी, मैं खवातीन ने इस प्रोग्राम में आना छोड़ दिया। 5-6 हमारी रेगुलर खवातीन थी, वो बहुत अच्छी बात करती थी, कोई नहीं आता है। इतने अच्छे कॉलर थे, प्रोग्राम में नहीं आते, सबको अपनी इज्जत प्यारी है, मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। मैंने बड़ा एंजॉय करा आपके प्रोग्राम में, बहुत चीजें सीखी आपसे और कॉलर से, और मैं अब मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ। मेरी माँ बहन है, बहुत अजीज है भाई हमारे घर में। तो एक सेकंड से सब एक सेकंड में कॉलर, नए कॉलर है, मैं जरा उनको देखती हूँ कौन है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, रेहान बात कर रहा था। अच्छा रेहान भाई, एक सेकंड, वो सैयद साहब का वो ले रही थी, कॉल ले रही थी, आपने दूसरे नंबर से किया तो। सैयद भाई से लेके 1-2 मिनट की बात है। जी जी बोलें, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा सबसे पहले जो जी क्या कहेंगे? जी नवाज शरीफ जो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, तो सबसे बड़ी जो उन्होंने आकर जो बयान दिए हैं, तो उसमें ये कहा है कि वो अब पहले तो ये पाकिस्तान आने पर माफी मांगे ना कौम से कि मेरे से जो गुनाह हो गया है, ये नहीं कहा मुझसे गुनाह हो गया कोई, ये कहा कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया, अगर क्यों तुमसे वाकई कहा कि हाँ वाकई मुझसे गुनाह हो गया, मैंने फ्लैट बनाए वहाँ पर और मैं वो पैसे वापस ला रहा हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में पैसे वो लगा रहा हूँ, तो फिर लोग वोट देंगे ना। तो वो पहले जो करप्शन का पैसा खा गया उसका तो पहले हिसाब किताब दो, पाकिस्तान तुम आ गए हो तो उसका साहब उसकी नहीं कोई बात करता। आप मैं कलर दिख रहा हूँ 2-3 दिन से कोई बात नहीं करो उसके मुताबिक कि कोई पैसा जो आया है वो साथ लेके आता ना पैसा, उसकी शिकायत
नवाज शरीफ करे, इमरान खान करे, कोई भी करे, किसी को नहीं मानते, सब अपनी जो भी आए हुकूमत करे, तो मगर पैसा लेके आए ना, पहले हमारा जो खान पीन में भागा हुआ है, वो उस पैसे की कौन बात करेगा? उस पैसे की बात करते हैं तो सबको लगती है मिर्ची, इनको लगता है बुरा। भाई पैसा जो लेके भागे हो, मुल्क का लूटा है, जो दौलत करेक्शन की है, जो पैसा लूटा है, वो पैसा पाकिस्तान लेके आओ, फिर शासन बेच लो। ठीक है, पहले पैसा लेके आओ, पैसे लेके आ गए और मुल्क को लूटने के बाद हम नहीं दे सकते तुमको। चिट्टा लगाइए, आवाज चिट्टा लगाइए उसको। थैंक यू जी। शोएब भाई बोले था साहब भी थे। जी समीरा, मैं आपके क्वेश्चन है उसके बारे में बात करूंगा कि आपने पूछा कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पे हुई है जी। शाह महमूद कुरैशी और दोनों पे, और उनके गवाहान के बयान भी तैयार हैं और उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हम हो सकता है कि सब गवाहान को, जितनी भी विटनेसेस हैं वो ना लें, उनमें से चंद ले लें जो मजबूत है, और चंद उनको जिसमें आजम खान है और उनके दूसरे लोग हैं उनकी को ले लेंगे, और जो भी सजा होगी, और उसमें जो हमारे साबिक सफीर हैं वो भी शामिल हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने क्वेश्चन अच्छा किया, उसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि उसके ऊपर आज आयत होगी और अब वो सारे गवाह तैयार हैं। अच्छा, ये तो आपकी क्वेश्चन का जवाब जो है वो बड़ा ब्रीफली मैंने दे दिया, सबको पता होगा, बीबीसी में भी आ गया है। जी 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 जी। अच्छा, अब एक चीज आप याद रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए था नवाज शरीफ का बड़ा जलसा जी, और वो बड़ा जलसा उन्होंने कर दिखाया। वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और खासतौर पर पीटीआई के लोग, कि इतना बड़ा जलसा हो जाएगा। वो अपने जलसे को, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा दिखाया गया? जी, दिखाया नहीं गया, हो गया। और वो सारे जर्नलिस्ट, कहा बड़ा जलसा तो नहीं हुआ इतना ज्यादा, लोगों ने जो वीडियो बना के डाली, उन्होंने कहा दिखाया नहीं गया, कि कुर्सियों पे वो उन्होंने डबल झंडे लगा रखे थे, बांध रखे थे, कि लोगों को लगे कि लोग बैठे हुए हैं। वो पूरे एनालिस्ट जो है ना, उनकी रिपोर्टिंग यही है कि एक बड़ा जलसा हुआ है, और वो इमरान खान के जलसे से बड़ा था। लेकिन जब बेनजीर आई थी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा पिक्चर्स इमरान खान के जलसे की लगाई गई, ये जलसा बड़ा नहीं था, लोग नहीं निकले जितना निकलना चाहिए था। वो इमरान खान अपने जलसे की 100 तस्वीरें लगाते थे, पता नहीं पुराने और चीजें क्या लगाते थे, उसको छोड़ दें, जो हकीकत है ना उससे बात करें। मगर अल्ताफ हुसैन ने खुद अपनी स्पीच में कहा कि उसके तो लोगों ने भेजा होगा ना उसको, तो वो तो मुस्लिम नून लीग के साथी था अल्ताफ हुसैन, तो सवाल ये पैदा होता चलेगा पीटीआई को छोड़ दें, पर अल्ताफ हुसैन ने अपनी स्पीच में कहा कि 20,000 लोग भी नहीं भर पाया। लोगों ने और एनालिस्ट ने पूरा जलसा सुना है, उसके बाद आके उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है कि कितना बड़ा जलसा था। जबकि जो नवाज शरीफ क्लेम कर रहे थे, उनकी पार्टी जो क्लेम कर रही थी कि बेनजीर से भी ज्यादा बड़ा, वो तो खैर उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने एक काफी बड़ा जलसा कर दिया एस्टैब्लिशमेंट को, एक जिसको कहते हैं कि एक उनके पास फैसिलिटेट कर देंगे उनको, कि देखें जो पावर है, लोगों की पावर, वो उनके पास भी है, और वो इलेक्शन अब आराम से जिस तरह भी उन्होंने जिताना है या सिलेक्शन करनी है वो कर देंगे। और उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि देखें जी, उनके पास भी जो है वो सपोर्ट है लोगों की, और लोग उनको चाहते हैं। और मैं आपसे ये कहता था कि पंजाब में सिर्फ चंद सीटों का फर्क है, वरना तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बन जाती है अगर चंद सीटें वो ले जाते हैं, परवेज लाई ना तो होते हैं उनके साथ। तो पंजाब में अभी भी नवाज शरीफ का वोट बैंक है और उनकी सपोर्ट है, और लोग जाते हैं, और जिस तरह भी उन्होंने लोग इकट्ठे किए, जैसे भी किए, लेकिन एक बड़ा जलसा कर दिखाया जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा को फैसिलिटेट करेगा कि आपने इलेक्शन में किस तरह उनको जितवाना है और कैसे उनको सीटें देनी है। ये मैं जैदी सा बात कर रहे थे ना कि अभी डिसाइड नहीं हुआ कि किसको देते हैं, और अभी भी वो उनकी खबर हो सकती है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है, उनके सोर्सेज अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो पूरा सुना है और पढ़ा है उसके मुताबिक ये है कि वो काफी फैसिलिटेट हो गई हैं, और वो आराम से अब ये इलेक्शन अपनी जेब में पॉकेट में डाल के और आराम से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ ही होंगे, नवाज शरीफ नहीं होंगे। ये मेरी बात, मैं यानी कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ होंगे, नहीं होंगे नवाज शरीफ? जी, नवाज शरीफ नहीं होंगे। ये मैं आपको पहले भी कह रहा था और अब फिर आज की डेट भी आप याद रखिएगा, शहबाज शरीफ ही होंगे। और यही जो पिछला सेटअप था, क्या आप ये कह रहे हैं कि ना इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा होगी और नवाज शरीफ नहीं होंगे, वो होंगे शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ तो होंगे नहीं, नवाज शरीफ को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और शहबाज शरीफ के साथ उनकी पूरी डील होगी और शहबाज शरीफ ही जो है ना वो हुकूमत में आएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यही बात तो अभी जो मैंने कही थी, तो आप कह रहे हैं तो जहरी साहब गलत कह रहे हैं बात। नहीं, मैंने गलत नहीं कहा। मैंने कहा मैं एग्री नहीं करता जैदी साहब। नहीं तो मैंने भी तो ये नहीं, तो आपने आप सुने तो मैंने कहा क्या था? मैंने कहा क्या था? मैंने ये कहा था वो गलत कह रहे हैं। सुन तो ले, मैंने ये कहा मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। सुन तो लेना, मैंने यही कहा था कि नवाज शरीफ साहब के लिए अभी भी मामला सेटल नहीं हुए। मैं बात कर रहा था वजीर आजम बनने के लिए। आप वही बात आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, और क्या कह रहे हैं आप फिर? जी, शहबाज शरीफ भी बनेंगे, नवाज शरीफ नहीं। मैंने भी तो यही कहा ना कि नवाज शरीफ के लिए अभी तक मामला तय नहीं हुए हैं और 4-5 वजीर आजम उम्मीदवारों की लिस्ट में हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उनकी पॉकेट में आ गया और शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। जैदी भाई, मेरा जो मेरी जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि शहबाज शरीफ के साथ डील डन हो गई। मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट still के who will be the prime minister, will be the next prime minister। ये आपकी सही कह रहे हैं, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 उम्मीदवार हैं, मियां साहब भी उनमें से कैंडिडेट हैं। अच्छा, मियां साहब, अच्छा मुझे ये पता चला है कि मियां साहब कैंडिडेट नहीं है and he has come just to support मुस्लिम लीग, यानी वो सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं के लिए। Then वो जो है वो रेस्ट करेंगे and शहबाज शरीफ will be the next prime minister। This is my source। तो हम दोनों ही गलत हो सकते हैं, हम दोनों ही सही हो सकते हैं, हम दोनों ही जो है वो हमारा अपना एक एनालिसिस है, लेकिन जो मेरे पास था मैंने वो शेयर कर दिया। और देखें अब क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान के ऊपर अभी जो साइफर केस है और अभी जो आज अदालत का भी फैसला आया जो सुप्रीम कोर्ट का कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में उन्होंने कालाज़म करार दे दिया है, वो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि उसको अब कैसे डील करना है, एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ कैसे डील करेगी, उसको कैसे लेगी और ये डिसीजन जो है वो मैंडेटरी होगा कि नहीं होगा। ऊपर से बिलावल भुट्टो का जो आप जिक्र करें थे, अभी एक स्टेटमेंट आई कि इलेक्शन की डेट दे दें, इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए, इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, तो इलेक्शन की अब जो है अब तो अभी लगता है आपको इलेक्शन की डेट दी जाएगी? इलेक्शन की डेट आ जाएगी नेक्स्ट वीक में इलेक्शन की डेट भी आ रही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं जी, नेक्स्ट वीक में, आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक इलेक्शन की डेट आ जाएगी और वो अनाउंस कर देंगे। ओके जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, एक सेकेंड। जी, वालेकुम सलाम जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी राय कुछ दे दूं, क्या कहते हैं, जो नई डेवलपमेंट हुई है? थोड़ी राय नहीं, आप बहुत सारी राय दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, शो तो आप ही लोग मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम, पता नहीं वो कुछ लोग जो है वो डेमो अपना किसी पार्टी को करते हैं, लेकिन बड़े जी, वो आप देखें, हमेशा मैं कहती हूँ आप लोग जो ना अपनी बातें करें देखें, वो उनकी राय हो सकती है ना, वो अपना तजिया देके जा रहे हैं, आप इसे बोल रहा हूँ मैं। एक बात सुना, ये लोग इतना झूठ बोल रहे हैं। हेलो जी, बोले, सुन रही हूँ। लोग इतना झूठ बोल रहे हैं कि बहुत लोग आए यार, स्कूटर बांटोगे और बिरयानियां और जगह लुटाओगे तो लोग आएंगे ना स्कूटर खरीदने के लिए। सही। हाँ, मैं झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल कि बहुत लोग हैं, उनकी जीरो है, और उनकी हर बात झूठी होती है और उनकी नुमाइंदा है क्या? आज मुझे बोलने देना प्लीज। आप हो जाइए। अरे मैं बात करूँ, मैं कभी आता हूँ।
चला ऐसे बोले जरा जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरे को दुश्मन आ गया तो थोड़ा वो हो जाता है। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर बेशक वो कर चुके तो माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। ये इनमें आदत है कि बहुत जल्दी माफी मांग लेते हैं जान भाई। वो साथी नहीं इमरान खान का मुझे अच्छा लगता है मगर ये जब मैं उसकी मैं यार दूसरे वालों से भी नहीं करता। मैं कहता जो जिसे पैसा खा के भागा हुआ पाकिस्तान का पहले पाकिस्तान का पैसा तो लेके आए वो किस मुंह से आया। बेशर्मी की हद हो गई। पाकिस्तान में से शिवली आए वो पैसा खा के भागे हैं करप्शन का पैसा खा। ये तो आप तस्वीर नहीं करते ना कि एक बात कि वो पैसा खा के भागे हैं इसलिए आपको शर्म नहीं आती। आपको तो ये यकीन नहीं है इस बात का। पहली बात तो ये कि आपको इस बात का यकीन जी जल्दी से बोलते हैं जी। ठीक है रेहान भाई आ गया आपका मैसेज। तो पहले पैसा लेके आए। ठीक है जी ठीक है पैसा लेके आए और फिर क्या शासन करें फिर जो मर्जी करें। ठीक है आ तो गए तो पैसा लाए नहीं। आ तो गए पैसा नहीं लाए सही आ तो गए और पैसा लाए नहीं। ठीक है चलेगा पहले पैसा लाओ अपने फ्लैट बेचकर फिर आते। ठीक है वापस तुम्हारी शक्ल नहीं रहेगी। चले सही है आपका मैसेज आ गया पैसा लाओ जब ही आओ। ठीक है पहले तुम यहाँ पैसे किस मुंह से आए हो तुम। सही है बदमाश आदमी तुमको आपको नहीं कहा नवाज शरीफ को कहा। जी मुझे पता है। ठीक है ओके जी जी बोलिए आप। तो वो मतलब वो बिना जज्बाती होकर बोल रहे थे लेकिन वाकई में लोगों को वो लगता तो है ना। देखिए लोग जज्बाती हो जाते हैं उनको जो मोहब्बत होती है ना उनका इजहार किसी का जज्बाती पने से हो जाता है। कोई जब आपस में बात हो रही होती है तो वो गाली गलौज पे हो जाते हैं। तो ये अब किस तरह कहा जाता है कि हो शो में आप आके माफी मांग रहे हैं भाई सीधी बात है सॉरी कर लें बात गई और शो गया तो अब इसके बाद आगे चलें आगे बढ़ें। मैं यही कहती हूँ कि सब कॉलर से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लफ्जों का चुनाव अच्छे ज्यादा करें। ऐसे लफ्ज ना बोलें कि जिससे जो है ना बहुत ज्यादा लोगों की दिल आजारी हो जाए। इसका ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये इस तरह आप आए आपने कहा भाई मैं एग्री नहीं करता। ठीक है आप एग्री नहीं करें। उन्होंने भी कहा भाई मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारी बातों को लेकर कि हर एक का अपना वो अपना स्टाइल है। देखिए हर कोई अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। सामने वाले को अपना वो कायल कर लेंगे कोई कायल नहीं होता है। इस तरीके से अगर कोई मतलब आप देखें पाकिस्तान के जो सियासत है पॉलिटिशियन के लोग हैं तो वो कौन सा एक दूसरे को आना कहते हैं वो कर लेते हैं एग्री करवा देते हैं। हमेशा उनकी नेगेटिव ही बातें हो रही होती है ना हमेशा आपके अंदर शो में। आप देखें पाकिस्तान में जातियों पे जातियां। अब आप अंदाजा लगाएं कि लोगों को इस पे भी बहुत गुस्सा आएगा ना अगर जो पीटीआई को चाहते हैं। आप सोचें एक जनरल बात है जो पीटीआई को बहुत चाहते हैं इमरान खान को बहुत चाहते हैं उनको उनसे मोहब्बत करते हैं। आप देखें इनके ग्रुप भी बने हुए हैं जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग के उसमें देखें आप कितनी गाली गलौज चलता है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेंगे घरों में पहुंच जाएंगे इतनी लड़ाई करेंगे। मगर आप अंदाजा लगाएं कि थोड़ी देर बाद वो आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। वो भी अपनी बात अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं वो भी अपनी बात कर रहे होते हैं। अब आप लाजमी होता है अब देखें ना कि जब नवाज शरीफ को जमानत मिल सकती है तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं। इसलिए लोग एतराज कर रहे हैं ना इस चीज का कि भाई कहाँ इंसाफ है। पाकिस्तान में कौन दिलाएगा इंसाफ। तो अगर आप नवाज शरीफ को भी सजा दें इमरान खान ने गलती की इमरान खान को भी दें जरदारी नहीं की उसको भी सजा दें तो सबके साथ एक रखे ना। तो आपने तो बिल्कुल समझे कि आपने जो अपना रूल सिस्टम है जो कानून है वो तो आपने बांट दिया। आपका कानून कहाँ है। आपका ना आइन है ना कानून है ना कानून की बालादस्ती है। तो फिर किस तरह आप जो ना इंसाफ करेंगे किसी के साथ। मेन चीज ये थोड़ा सा बोले पब्लिक इंसाफ चाहती है। आपको पता है पब्लिक इंसाफ चाह रही है इस वक्त। आप इंसाफ की बात कर रही है ना तो आदमी को थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। आप अपनी सोसाइटी अपने माशरे में अगर घूम फिर के देखेंगे लोग कितना क्या इंसाफ कर रहे होते हैं। जब कोई पार्टी एफिलिएशन की बात आती है तो वो टोटली मतलब जमीनी हक़ाइक़ को नजरअंदाज करके जो भी उनके जहन में बैठी हुई चीज होती है वही आकर थोपने की कोशिश करते हैं भले वो हो या नहीं हो। जैसे कि भी आपके कुछ कॉलर भी आके कर रहे थे क्या कहते हैं कि वही है कि वो जो भी अभी मतलब कितना समझ लिए कि वो अफसोस का मुकाम है कि ना अभी इलेक्शन हुआ है ना कुछ हुआ। वो रिप्रेजेंट एक डेमोक्रेटिक पार्टी को कर रहे हैं कि नहीं वो नवाज शरीफ को नहीं शहबाज शरीफ बन जाएंगे। ना अभी इलेक्शन की कोई डेट आई है ना इलेक्शन का कोई सिचुएशन लग रही है।
तो बहरहाल मैं थोड़ा सा ये जो अभी नवाज शरीफ आए, उन्होंने ये बताया है, नहीं वो ये बता रहे थे, आप समझे नहीं, उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी कुव्वतें ताकतें जो हमेशा 75 साल से पाकिस्तान को चला रही हैं, जो लेकर आई हैं, जो लेकर आते हैं, देखें जो लेकर आते हैं, जो आपको भी पता है कि इमरान खान को भी यही कहते हैं कि सिलेक्टेड है इमरान खान को, जो लेकर आए जिन्होंने काम कराया इमरान खान को। वो तो दूसरे कॉलर कर रहे थे जब पीपल्स पार्टी के और आजकल नवाज शरीफ के, वो ये इसकी बातें नहीं कर रहे। सर मैं थोड़ा सा नहीं, तो उनका कहने का मकसद यही था कि वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ को नहीं चाह रहे बनाना वज़ीर आज़म, वो चाह रहे हैं, जिस तरह जैदी भाई ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए भी बहुत टफ टाइम है, लगता नहीं कि नवाज शरीफ, अब देखें ना, अब अल्ताफ हुसैन को भी लाने की तैयारी की जा रही है, अल्ताफ हुसैन भी अब आ गए, पहले अल्ताफ हुसैन की स्पीच नहीं सुनी जाती, मगर अल्ताफ हुसैन की शराइतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, अगर वो अपनी शराइतें कम करते हैं तो हो सकता है अल्ताफ हुसैन भी आ जाए, इसलिए कि अब तो लोगों ने, अब आपने कहना शुरू कर दिया ना कि जब नवाज शरीफ आ सकता है अल्ताफ हुसैन क्यों नहीं आ सकता, सवाल ये। अभी मैं इस मौजूद पे जरा थोड़ा सा मैं बाद में वो करूंगा, अगर टाइम हुआ मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा जो नई डेवलपमेंट हुई है। देखिए ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि ये जलसा बहुत बड़ा था, बेसिकली ये जलसा इतना बड़ा नहीं था जितना ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जलसा है जी हिस्ट्री में था। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि जलसा इतना बड़ा नहीं था। ऑलमोस्ट जहाँ तक जो बजट में ये 60-70 करोड़ से भी ऊपर का ये मतलब ये जलसा था, और उसकी वजह ये थी कि किसमें जो लाहौर सिटी के जो लोग थे ना उसमें 10 to 15% भी नहीं थे, क्या कहते हैं, तो इसमें इसको फाइनेंस बहुत बुरी तरीके से, यानी इस तरह से किया गया था कि जो भी लोग जहाँ से पूरे मतलब जो पटवारी होते हैं, मतलब जिले के मतलब ये जो काउंसलर और एमपीए, जो जिन लोगों ने बड़ा मतलब क्या कहते हैं पहले माल बनाया हुआ और नेक्स्ट उसमें लाइन में लगे हुए माल बनाने में, ये उन लोगों ने फाइनेंस किया था, और उसमें जितने भी लोग आए थे उनका क़याम ताम, होटलिंग, रहना सहना, ट्रांसपोर्ट, सब चीजें, मतलब और फिर वो जो लोगों को आए थे उसका भी बता रहे कि मतलब वो खाने पीने, ये ना कि जबरदस्ती, आप सोचे ना पैसा, देखें अभी अगर छोटी सी बात की जाए कि जब इलेक्शन की बात हो रही थी तो लोग कहते कि इस मुल्क में अभी पैसा नहीं है तो इलेक्शन तो हो नहीं सकते, तो यानी कि इतना बड़ा जलसा करा सकते हैं, इलेक्शन नहीं करा सकते, जिससे लोगों में जी पीआईए जो है वो क्या कहते हैं उसके सारे जो है वो सब बंद हो चुकी है, क्या कहते हैं उनमें खलवा बहुत छोटी जगह पे कुछ ऑपरेट हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसको शायद पता नहीं 40-50 करोड़ चाहिए, ये जलसा उससे डबल मतलब पैसा उसका लगा है, क्या कहते हैं, तो ये है हमारे मुल्क के हालात, क्या कहते हैं। मतलब मैं भाई अपने आप को न्यूट्रल क्लेम करता हूँ, मैंने देखा कि वो जलसे में लोग इतने चार्ज नजर नहीं आ रहे थे, मतलब क्या कहते हैं जैसे जलसा होता है ना, क्योंकि जो लोग खुद से आते हैं या इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से ला जाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत दूसरी होती है, तो जो मतलब कि उसमें लाहौर की पार्टिसिपेंट ना, आपको ये लग रहा था कि जोश नहीं था उसमें, वलवला नहीं था जिस तरह, फिर मैंने जो कुछ थोड़ी और तहकीक की, देखिए मैं जी 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 जो एक जर्नलिस्ट है असद फूल, वो जो है इमरान हर एक बंदा जानता है, जो थोड़ा बहुत जानता है, वो इमरान खान के बहुत बड़े नाते हैं, मतलब बहुत बड़े क्रिटिकल है, तो उन्होंने लाहौर सिटी के अंदर एक दिन पहले जो है ना जलसे से पहले पूरा सर्वे किया है, तो मैं लोगों को बोलूंगा कि जरा वो देख ले, जो इतना मतलब क्या कर जो मैंने बताया कि लोग बेचारे बुक्स की उसमें कोई चीज नजर नहीं आती ना, सही क्या कहते हैं वो उनका वो देख ले, क्या कहते हैं उन्होंने सर्वे किया है, उससे आंखें खुल जाती है बिल्कुल कि मतलब हमारा मुल्क जो है वो किस जगह पे खड़ा हुआ है, कि मतलब उसको बताया कुछ जा रहा है, लोगों की सोच कुछ और है जी, तो वो बड़ा मतलब ये आपने बात सही कही कि बताया कुछ जा रहा है, हमारा मुल्क की शक्ल कुछ और है, आप देखें देखने के लिए तैयार नहीं है, मतलब वो गर्ज और मफाद, और वो उसमें देखे कि आज एक मैच हुआ था, हमारी टीम का जितना अदरकनाक मतलब क्या कहते हैं शिकस्त हुई, कि आज क्या कहते हैं कि ये सब चीजें आंखें खोलने के लिए काफी, ये सब चीजें एक दिन में नहीं हो जाती है, अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, देखिए कितना, मतलब क्योंकि इतनी अकरा परवरिश, मतलब अपना मफाद और ये गर्ज और इस चीजों ने हमारे मुल्क को बिल्कुल ले डुबा है, और लोग अफसोस की बात है कि वो अपनी पार्टी एफिलिएशन और उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कुछ भी, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी पार्टी सियासत ये सब कुछ जो है ना ये चलती रहेगी, लेकिन मुल्क खुदा न खासा नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा जी, अगर मुल्क नहीं अपनी आंखें खोले, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इतनी भी ज्यादा जो है ना मतलब अगर अल्हम्दुलिल्लाह के मुल्क को कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें, एक इस्लामी मुल्क है, बहुत सारे लोगों की इसके लिए दुआएं हैं, मुल्क को तो खैर कुछ नहीं होगा, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप इतना उदास ना हो, बस ये कहें कि हाँ इंसाफ होना चाहिए मुल्क के अंदर, चाहे इसमें कोई भी हो, जो इंसाफ नहीं होता उस पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कब तक ये चलता रहेगा, कौन रोकेगा इन सब चीजों को आगे। जैसे कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि यहाँ पे लोग आके इतना अपने गर्द मफाद और पार्टी एफिलिएशन, लेकिन वहाँ पे जो मैंने सर्वे देखे है ना, विच इज अनबिलीवेबल, कि वो लोग बेचारे इतनी मुखलिसी खाने पीने से वो लोग
लेकिन वो लोग बिल्कुल भी चीजों को बाई नहीं कर रहे हैं। मतलब इनका नवाज शरीफ का जो आने का जो वो है, लाहौर सिटी के अंदर जिस किस्म के लोग बातें कर रहे हैं, विच इज अनबिलीवेबल, क्योंकि वो तो कम बढ़ रहा है जी। तो मतलब अब चीजें बहुत चेंज हो गई। पाकिस्तान भी अब वो असल में ये नवाज शरीफ मुस्लिम लीग है, ये जो भी पार्टियां हैं, इन्होंने जो मतलब चेंज आई है ना पिछले 10-15 साल में, ये लोग वही पिछली सियासत कर रहे हैं। जो नौजवान है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। वो ये समझते और ये लोग समझते हैं कि शायद गांव में हमारा घर वो है और शहर में वो है। पाकिस्तान में अब गांव और शहर में इतना फर्क रह नहीं गया है, क्योंकि ये फोन हर एक के पास पहुंच चुका है जी। और ये इंटरनेट में काफी बड़ी तब्दीली ली है, लेकिन ये लोग उसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये जलसा जिस तरीके से दरअसल ये मैनेज कर लिया गया है, लेकिन अभी जो आगे के मराहल है ना, वो ये हर चीज इतनी आर्टिफिशियली हो नहीं सकती है। तो जलसा आपने बहुत उससे क्या कहते हैं बड़ी मतलब इनकी मतलब एक पार्टी में तो वो तो है ना जिनको मुस्लिम लीग को मतलब लोग तो हर जिले में मिल जाते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से लोग इकट्ठे करके अपने गाँव का जलसे के अंदर यकीन माने एक नुमाइंदे ने विजिट किया तो लोग जो है एमएसएफ की टोपियां और ये सब बांध के बैठे हुए थे, जो लोग बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं नजर आ रहे थे। तो उसने उन लोगों से पूछा कि तुम्हें पता है कि एमएसएफ का क्या माने है, एमएसएफ की मीनिंग क्या है। तो 4-5 आदमियों से उसने पूछा, किसी को भी नहीं पता था। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि ये सियासत मतलब ये कि बहुत ये लोग वही सियासत जो पिछली 15-20 साल पहले जो चीज चल रही थी कि बहुत किसी पार्टी ने भी अपने आप को जो नया तकादे उससे अपने आप को आमान नहीं किया। पाकिस्तान और लोग बहुत अब चेंज हो चुके हैं, मतलब वहां पे वही चीज जो पहले बेची जा रही थी वो अब बहुत मुश्किल हो गई है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। सही कह रहे हैं। मैं फिर ये क्या कहता हूँ, वो नाखुशगवार वाक्य हुआ था उसे आपसे एक वीक पहले, वो कोशिश करें कि इस तरह की चीज ना हो कि आदमी इतना बुग में आगे निकल जाए कि यार आप हर हदूद को पार कर जाए, विच इज नॉट राइट। मतलब ये किसी भी मतलब ये कि मेरा आप पार्टी को पार्टिसिपेट करें वो करें, लेकिन ये कहते हैं एक बात मतलब ये कहता हूँ कि सारे मतलब किसी को एक पार्टी के मानने वाले भी बुरे नहीं हो सकते। ठीक है, उनकी सोच में वो हो सकती है कि आप मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये यार इस हद तक आप उस पूरे कम्युनिटी को आके बुरा भला करें, विच इज किसी सेंस में भी वो नहीं है। और आज पाकिस्तान में जितना सब कुछ मतलब ये वो हो रहा है, उसकी वजह से यही है कि हम लोग बहुत टुकड़े में जमानों में अलग अलग रिलीजियस उसमें जो बटे हुए हैं ना, उसकी वजह से यही सब है कि लोग आके कहते हैं कि नवाज शरीफ बन जाएंगे बगैर इलेक्शन के, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर या शहबाज शरीफ बन जाएंगे। ये वो सोच है और मतलब इसी किस्म की चीजें जो है ना फिर वो वरना ही एक डेमोक्रेटिक मुल्क और जहाँ इंसाफ और जस्टिस होता है वहाँ इन सब चीजों का कोई तस्वर नहीं होता है। ठीक, चलो थैंक यू वेरी मच समीना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जादी भाई क्या कहेंगे अब आप इन सब चीजों के बारे में जो तज्जिया हुआ लोगों का? जी एक सेकंड सर। जी जादी भाई ये सुनने बीच में कौन है? कोई साहब इनकी भी सुनने पहले। ये तो सुनाते रहेंगे, इनके पास कोई तज्जिया नहीं है मुझे पता देने के लिए। जी अच्छा जी जी बोले। समीना मसला ये है जी हाँ जी, क्या अर्ज करेंगे आप? अभी आपका मैं लेती हूँ, जरा मैं इनका ले लूँ फिर आपका अर्ज देती हूँ। थैंक यू समीना मसला ये है कि एक दूसरे को हम नसीहतें जो कर रहे हैं अपने अपने तरजीह देते रहें, और जहां तक जलसे की बात है नवाज शरीफ की, कहीं ये नहीं कहा गया कि वो जलसा एक कामयाब जलसा था। और मगर शोएब भाई ने कहा ना आके कि कामयाब जलसा था, जिसकी वजह से कॉलर ने आके कहा कि कामयाब नहीं था। वाकई सही कह रहे हैं, आपने कहीं सुना भी नहीं होगा ये कामयाबी के झंडे। वो उनका एक अपना तजिया है, लेकिन राइट, मैंने भी यही कहा कि ये उनका अपना तजिया हो सकता है, मगर कामयाब तो नहीं है। देखें वो ये जलसा बड़ा करने की, मैंने जो इसी चीज को अगर आप मेरी शुरू की बात को जहन में रखें जो मैंने कही थी कि अब जो जलसे हैं या चीजें जो हैं वो तंजीमों की सोशल मीडिया पेश करती हैं। सहाफियों का काम नहीं रहा कि वो बताएं, सहाफियों का भी इजाजत नहीं है कि ये बताएं कि 3000 आदमी थे, 4000 आदमी थे, या आपने कुर्सियों पे 2-2 झंडे लगाए हुए थे, या आपने कैमरा ट्रिक्स के जरिए और मुख्तलिफ वीडियोस को मिक्सअप करने के बाद और कैमरेज को इस्तेमाल करके और नई
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जी। आपने जलसे को एक बड़ा जलसा बना दिया। वरना और इसमें भी जलसा कोई बड़ा शक नहीं नहीं था, जलसा बड़ा नहीं था, जलसा बड़ा होता तो है। धूम मच जाती, वो मैं धूम मची मैं नहीं जिस मैं आपसे तरह यही इन्होंने कह रहा हूँ। पैसा खर्च किया। शायद देखें जैदी भाई, पैसा बुरी तरह बहाया। आप देखिए मुल्क के अंदर पैसा नहीं था, कह रहे थे कि जी गरीब आवाम मर रही है, और कह रहे थे कि अभी इलेक्शन नहीं हो देखे सकते। ना, मुल्क देखिए किस अभी कंडीशन में है, इलेक्शन के लिए लाखों करोड़ रुपया चाहिए, इलेक्शन पैसा नहीं है मुल्क के अंदर, तो इलेक्शन कैसे जाए, इलेक्शन कैसे कराएं। तो एक जलसे में आपने सिर्फ एक नवाज शरीफ के इस्तकबाल में आपने पानी की तरह पैसा बहाया, और फिर आप आवाम को भी नहीं जमा कर सके। तो ये समीना, क्या, कहाँ का वो इंसाफ है भाई? सुन लेना, इससे ये वाजे होता है कि सियासत जो है इंडस्ट्री है, खिदमत नहीं है। जिस तरीके से किसी भी कारोबार में अपनी चीज की, अपनी प्रोडक्ट की तशहीर सबसे ज्यादा अहम होती है, इसी तरीके से अब सियासत में भी यही हो गया ना जी। कि आप अपनी तशहीर इतनी करो, आप अपनी पब्लिसिटी इस तरीके से करो, इतना खर्चा करो, इतना शो ऑफ करो कि वो आपको सामने लोगों की निगाहों पे लेके आए। जी। इसी तरीके से नून लीग ने अपना एक पावर शो दिखाने के लिए हर जायज नाजायज तरीका इस्तेमाल किया। चाहे वो ट्रेनें भर के आई हो, चाहे वो खाली वैगने हो और उनके ऊपर 5-5 आदमी बैठे हो और वीडियो बना के शो किया हो कि रैलियों की रैलियां आ रही हैं, चाहे वो कुर्सियों पे 2-2 झंडे लगा के उन्होंने कोशिश की हो ये दिखाने की कि ये बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करके उसको मिक्सर के जरिए यूज करने के बाद जलसे को एक बहुत बड़ी पावर दिखाने की कोशिश की हो। अब वो मुझे दिखाने की कोशिश की हो, मुझे से मुराद आवाम को या वो किसी और को, कि जिनसे वो अपनी कोई मुतालबात चाहते हैं, जिनसे अपनी मंजूरी नजरी चाहते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जलसे जब ही अहम होते हैं जब ये आपके बैलेट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मजमा जलसा ज्यादा बड़ा करना, ज्यादा कुछ करना, चाहे उसे जलसा कह लें या जलसी कह लें, बात यह है कि वो वोट बैंक की सूरत में कन्वर्ट होते हैं या नहीं, सवाल ये पैदा होता है। और हम जो आपसे ये बात करते हैं कि ये बन सकता है या ये नहीं बन सकता, ये हमारा तज्जिया होता है। ये कहना कि अभी से क्या हो रहा है और कभी से क्या हो रहा है, तो आप अपनी सोच अपने तक महदूद रखें या बताने की कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश नहीं करें कि ये बताने की कि ये कहां से बैठ के कर रहे हैं और इनके मफादात क्या है। अगर हमारे कोई मफादात हैं तो आपके भी मफादात हैं कोई। लेकिन अल्लाह का करम है, हम यहाँ मफादात के लिए नहीं बैठे हुए, इस मुल्क में यहाँ के बैठे हुए, तो वहां से क्या मफादात लेंगे। और इसमें कहा ये साबित हो रहा है कि हमारी बात होती है या किसी उस चीज से कि हम ये कह रहे हैं कि फना जीतेगी, हम तो ये कह रहे हैं जो मुल्क के जमीनी हकायक हैं, जो वहां पे हो रहा है, जिस सिचुएशन में वो मुल्क चल रहा है, वहां पे ये सब कुछ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे। जब हम ये कहते हैं कि शहबाज नवाज शरीफ से अभी कमिटमेंट नहीं हुई या अल्ताफ हुसैन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी पास कोई ना कोई खबर होती है। आप अखबारात में पढ़ के तब खबर से लेते हैं, आप टीवी चैनल से सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारे दोस्त और अहबाब हैं जो हमको आगे से खबरें, यही लोग हैं जो साहबी हजरात हैं, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, साहबी हैं, जिनसे अब मैं यहाँ से होकर लिंकअप करता हूँ। तो हमारी एक अपनी चीज होती है, आप उनकी बातें सुन के बात करते हैं और मैं पीछे की बातें सुन के आपसे बात करता हूँ। मुझ में और इन लोगों में ये फर्क है। तो अभी ये चीजें इतनी सूरत हाल जो है वो ऐसी कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। अभी आने वाले वक्तों में ये भी हो सकता है कि हम 3 साल तक सोचते रहे इलेक्शन कहाँ है। जी, ये भी एक पॉसिबिलिटी। अभी आप देखें ना कि शेब भाई ने तो कह दिया कि जी इलेक्शन की डेट अभी बस हो जाएगी, अनाउंस की जाएगी, बहुत आ गई है, बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर आप लिख लें। तो ये अभी कुछ भी पता नहीं चलता कि पाकिस्तान में क्या हो जाएगा एकदम। मैंने कहा ना, एवरी डे बहुत चेंजिंग देखते हैं, उठे आंख खोल के, सोचता कुछ है और होता कुछ है पाकिस्तान के अंदर। उनकी अपनी वो एक सोच है या उनका कहीं से खबर है, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल जो है ना, वो किसी भी वक्त कहीं कुछ हो सकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि तमाम साइबर केस वगैरह तमाम लिपट जाएं और कहानी कुछ और आपके सामने नजर आने लगे। जी, कुछ भी हो सकता है। चाहते हैं शरायत, हो सकता है वो पीटीआई मानने को तैयार हो जाए और उनसे बढ़ के उनको सिक्योरिटीज और उनको तहफुज देने की ऐलान कर दे, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपको पूरी लाइफ के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए तैयार हूँ। ये भी ऑफर तो वहीं से आई थी ना। इसी तरीके से ऑफर्स अगर कहीं से बेहतर डीलें बनती हैं तो हो सकता है कुरा जो है उनके नाम निकल जाए या कुरा पीपल्स पार्टी के नाम निकल जाए। कौन ज्यादा खिदमत करेगा, यहाँ तो सवाल ये पैदा होता है।
कि जो ज्यादा सर्विसेज देने के लिए तैयार होगा उसके लिए पूरा निकलने की कोशिश होगी। पाकिस्तान में अगर मेरे और आपके वोटों के जरिए इक़्तिदार आ जाता तो पाकिस्तान सही नहीं हो जाता। मेरे और आपके वोटों पे तो इक़्तिदार होता ही नहीं है जी। और वो लीडर भी मेरे और आपके जेन्युइन लीडर नहीं है जिनसे हम तवक्कुआत रखते हैं। जब हमारे जेन्युइन लीडर होंगे जिनको हमसे लिंक होगा, जिनका हमारा अवाम का लीडरों का राब्ता होगा, वही तो अवाम के मसाइल हल करेंगे। हम इन लोगों से अपने मसाइल की हल होने की तवक्को करते हैं जिनके साथ हम दूर दूर तक हमारा कोई राब्ता नहीं है। हम ये किस तरीके से हमारे मसाइल हल कर सकते हैं? सारी चीजें जो है वो ये सोचने वाले की जरूरत रखती हैं कि ये तमाम सूरत हाल या ये मुल्क की तमाम हालात जो हैं ये इस तरीके से नहीं संभलेंगे। ये हालात, ये कीमतें, ये महंगाई, ये होशरुबा महंगाई जो है ये इतनी आसानी से कोई भी खत्म नहीं कर सकता। चाहे वो नवाज शरीफ आ जाए, चाहे वो पीटीआई आ जाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी आ जाए, चाहे वो जेयूआई आ जाए। आप क्या समझते हैं कि मेरे और आपके मसाइल जो है आने वाले 5 साल में कहीं हल होते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने तो पिछले 70 साल में हल होते हुए नहीं देखे, तो आने वाले 5 साल में मैं क्या देखूंगा या 6 महीने बाद क्या होगा? अवाम को मिला क्या है किसी से? जी, अवाम तो हमेशा से देखे ना, हमेशा हर गवर्नमेंट में पिसती रही है अवाम, तो हमेशा पिसती कौन है? अवाम पिसती है, गरीब अवाम। फिर उसके बाद इनके पास हमारे लिए कहने को क्या होता है कि मुझे मौका नहीं मिला। 22 महीने, 28 महीने, 20 महीने में मैं क्या करता, 3.5 महीने में मैं क्या करता, 18 महीने में मुझे हटा दिया गया, मैं हुकूमत पूरी करता है तो क़यामत आए। तो जो कुछ आप कर रहे होते वो आखिरी 6 महीने में कर रहे होते, या 2.5 साल गुजारने के बाद आप 1 साल के बाद करते। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको एक तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश है और हम बेवकूफ बन रहे हैं लोगों क्या। ये चीजें किसी की समझ में नहीं आती। सही कह रहे हैं। और ये कब तक ऐसे चलता रहेगा मुल्क के अंदर? गरीब अवाम की आप देखें चीखें निकली हुई है, गरीब अवाम का तो कोई सोचता ही नहीं है। महंगाई देखें कितने आसमानों से बातें कर रही है। अगर जरा सा तजिया आके करें, सही तरीके से आके मुल्क के लिए बात करें। अगर आप सोचे ना कि लूटा हुआ पैसा अगर नवाज शरीफ लेकर आ जाए, जो उनपे था कि बहुत पैसा लेके गए मुल्क का, किसका लेके गए? गरीब अवाम का। तो आज गरीब अवाम खुशहाल नहीं हो सकती? हो सकती है। फिर आप देखें कि आपको जरूरत ही नहीं है कोई आपको सिलेक्ट करके लेकर आए, आपको खुद अवाम ही चुन लेगी। अगर आप अवाम को दे ना कर चीजें जो आप लेके गए, वो जो इमरान खान तो नहीं बस सिर्फ शोर ही मचाते रहे कि लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे, चोरों ने जो पैसा लिया ये अवाम का पैसा है। अगर नवाज शरीफ ही ले आते पैसा तो आज अवाम इनके साथ खड़ी हो जाती। पाकिस्तान के अवाम इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि अगर कोई एक हुकूमत 5 साल में अवाम के मसाइल हल कर देना तो उसे जिंदगी भर ना हटाए जी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को हर एक ने डसा है किसी न किसी सूरत में। किसी ने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान के एक आम आदमी को। हाँ, अशराफिया जो है वो लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति तो बन गए जी, लेकिन अवाम, आम आदमी जो है वो गरीब से गरीब और गरीब तर हो गया। उनके और आप देखिए आम आदमी गरीब से तर हो गया और गरीब होता चला जा रहा है। आप ये देखिए, अंदाजा लगाएं कि बहुत गरीब होता जा रहा है। जो अमीर है बस वो ही अमीर है। ये देख लें, उसका नतीजा ये देख लें कि 1,000 रुपए के टोकन लेके लोग खड़े हुए थे कि जो आदमी 500 रुपए की मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, सुपारी करता है या वो कहीं मजदूरी करता है, उसको 1,000 रुपए लालच देने के लिए और खाना देने के लिए आप लेके आ रहे हैं। वो अपनी मर्जी से तो नहीं आ रहा ना। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, सही कह रहे हैं। ये तो आपने भी देखा होगा, अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। मैं जो आपसे कहता हूँ कि ये शऊर जो है ना, हमारे यहाँ शऊर नहीं है अभी तक। शऊर नहीं हमारे यहाँ जब तक तालीम नहीं होगी, जब तक लोगों को इल्म नहीं होगा ना, और ये लीडर चाहते हैं कि हम हमेशा तालीम से दूर रहें। हमें जो शऊर जो होता है ना वो तालीम से आता है। लीडर के खड़े होकर जलसे करने से कोई शऊर नहीं आता। उस लीडर ने, किसी लीडर ने पाकिस्तान को आज तक शऊर नहीं दिया। सिर्फ एक ही दौर था जो लोगों को पाकिस्तान की सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम में लेके आई थी। वो जुल्फकार अली भुट्टो था, जिसको कहते हैं कि उसने सियासी शऊर दिया। उसके बाद से कोई शऊर आपके पास नहीं है। तालीम में आप कहीं आगे नहीं गए, कारोबार में आप कहीं आगे नहीं गए, तो कहाँ रह गया हमारा शऊर? सिर्फ ये है कि गली गली में बैठ के हम सियासत पे तो खुलेआम बात कर लेते हैं, लेकिन अपने जो सब्जेक्ट है उस पर बात करने के लिए हम तैयार नहीं।
पूरी रात आप सियासत पे बात करवा लें, आपको हर शख्स से पूछेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो बिलावल हाउस के अंदर बैठ के ही उस सामने ही बैठा हुआ था, जो सारे सौदे उसके सामने हो रहे थे, या वो नवाज शरीफ के घर में बैठा हुआ था, उसके सामने नवाज शरीफ सारी डील कर रहे थे। ये बात तो हम सब कर लेंगे, लेकिन उससे ये पूछें कि भाई जो तूने तालीम हासिल की है उसमें क्या काम किया तूने कितनी तालीम हासिल की है, ये कोई पूछे ना। आपके कॉलेज, आपके स्कूल सिर्फ और सिर्फ एक नाम की हैसियत रखते हैं। आपके पास जो टीचर, आपके पास जो आपके उस्ताद की तरफ से हुनर आना था, जो तरबियत आनी थी, जो शऊर आनी थी, वो इसलिए नहीं आ रही कि आपके उस्ताद जो हैं वो हैं जो अपनी एजुकेशन में सबसे कमजोर हुआ करते थे, वो ही आपके उस्ताद बने हुए। आपकी माँ ही पढ़ी लिखी नहीं है, जो सबसे बेहतरीन दर्जगाह है, जो माँ की गोद होती है। जब पढ़ी लिखी माएँ नहीं होंगी, पढ़े लिखे और एजुकेटेड आपके उस्ताद नहीं होंगे, तो कौमें कैसे बनेंगी ये बता दें आप। हम कहाँ से शऊर लेके आए और कैसा शऊर लेके आए? सही हमारा सारा शऊर ही हो गया, जो अभी जैसे भाई ने कहा कि मीडिया आ गया, हम जो मीडिया पे देख रहे हैं, जो हम टीवी पे देख रहे हैं, वो सब कुछ सही है, लेकिन ये देखें कि उसमें कितनी सनसनी होती है। ये जितने वीलॉग आ रहे हैं, जितने टीवी उस पे आपके चैनल्स के जो निजी चैनल्स बनाए हुए लोगों ने जाती, उसके अंदर कितनी ब्रेकिंग न्यूज होती हैं, और उन 10 न्यूज़ों को सुन ले और देख लेंगे कि क्या वो कल वक़्त होती हैं या नहीं होती हैं, क्या वो हकीकत में होती है या नहीं होती, वो सब हवा में हो जाती है, और दूसरे दिन फिर वो नई एक खबर दे रहा होता है, एक नई ब्रेकिंग न्यूज दे रहा होता है, जिसे 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। जब तक इन चीजों से नहीं निकलेंगे, समझ में नहीं आएंगी, हम इसी तरीके से इंतशार का शिकार रहेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी कौम की हैसियत से काम करें, और इस मुल्क को कौम बनाने की कोशिश करें। हम कौम के सिवा सब कुछ है। जब तक हम एक मुट्ठी नहीं बनेंगे, हम इसी तरीके से इंतशार में रहेंगे। अलहदा उंगलियां कुछ नहीं होती। हमें एक साथ देना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, और इन तमाम जमातों से अपने आप को निजात दिलवानी पड़ेगी। ये होगी आजादी जी। हम इन लोगों से जब तक, इनकी कैद से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक हम इनके जिंदाबाद नारे नहीं लगाते रहेंगे, हम इनके कैदी बन के रहेंगे। हमें इनकी कैद से निकलना होगा, अपने और अपने आने वाली नस्लों को इनसे निजात दिलवानी होगी। जरा इनका ले लूं मैं अरशद साहब का। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जमीला जी। मैं एक बात करना चाहूंगा जो कि सैयद साहब ने की है। आपके प्रोग्राम में गालियों की भरमार जो है चंद मखसूस अफराद करते हैं, ठीक है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एक मेयार मुकर्रर करें कि ठीक है, अगर कोई बंदा बहुत ही जज्बाती हो जाता है, वो गाली दे देता है, तो नेक्स्ट टाइम वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि उसने जिसको गाली दी होगी उससे आकर के ऑनलाइन आपके प्रोग्राम पे पहले माजरत नहीं करता। अगर ये गालियों का सिलसिला जारी रहा, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, मैं सख्त बात करता हूँ, आई एग्री, मैं सख्त बात करता हूँ, मगर मैं किसी पर्सन के लिए सख्त बात नहीं करता, किसी को डायरेक्ट अटैक नहीं करता, मैं सिस्टम के खिलाफ बात करता हूँ। जो भी मेरी सोच है वो मेरी सोच है, मैं सख्त बात करता हूँ, आई एग्री, मगर मैं किसी को गाली नहीं देता। यहाँ मैंने जर्दी साहब को गाली देते हुए सुना, और गाली भी ऐसी नहीं, मतलब माँ बहन की गाली। और ये वो लोग हैं जो कि 75 साल के हैं, ये वो लोग हैं जो कि यंग है। आपको ये मेयार मुकर्रर करना पड़ेगा। अगर आप ये मेयार मुकर्रर नहीं करती हैं कि अगर कोई गलती से जज्बाती हो जाए और ये काम करे, तो उससे पहले वो एंटर नहीं हो सकता, जब आकर के पब्लिकली वो माजरत करे और आइंदा जो है ये काम ना करने की जमानत दे। ठीक है, आप लायबल हैं, आप कनाडा में ये प्रोग्राम कर रही हैं। अब आ जाए, जो हमने फ्राइडे नाइट को छोड़ा था, जो एक खबर थी, उससे मैंने इतराज किया और आपको भी शायद अच्छा ना लगा हो। क्या? आपको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी। वो खबर अगर फेक न्यूज नहीं थी तो एटलीस्ट प्रोपेगेंडा की कैटेगरी में आती है। ठीक है, आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी, मगर मेरा काम रिस्क असेसमेंट है। मैं यही करता हूँ कि भाई कोई काम करने जा रहे हैं, इसके रिस्क क्या है। तो जो मुख्तसर की बात यह है कि आप अपने न्यूज चैनल से इस तरह से, आप एक साहब ने आके मिसाल दीजिए, असद तूर साहब का प्रोग्राम देखें, लाहौर में हुआ है, ठीक है, और उन्होंने लोगों से जो है क्या नाम है अपनी बड़ी ये जलसे के मुतालिक जो है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या उन्होंने लोगों की राय हासिल की है। अगर उनमें जरा सी भी, यानी कि अगर वो देखते हैं असद तूर को, वो चले जाए असद तूर का वो प्रोग्राम देख लें जो उन्होंने अपने शेख रशीद के इंटरव्यू पे किया है।
असल शेख रशीद का इंटरव्यू आने से पहले हम सबको पता था कि ये इंटरव्यू हो गया है और ये अगले दिन आने वाला है। मुनीर फारूकी इसका इंटरव्यू करने वाला, यानी कि टीवी पे चलेगा रात के 8 बजे। अगर आप असद टूर का वो देखें जो उन्होंने वीलॉग किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये इंटरव्यू जो है स्टूडियो में हुआ है और जो है आपके आईएसआई उनको गर्दन से पकड़ के लेकर के आई थी। ठीक है, उनकी पिटाई की गई है। सब झूठ, सब झूठ, मतलब वो, यानी कि अब तो मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ ना, झूठ है। तो आप ऐसे लोगों को देखें ही क्यों, जो कि अगले पिछले प्रोग्राम में झूठे साबित हो चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए शेख रशीद के इतना बड़ा इंटरव्यू है, लोग बहुत सारी रेफरेंस देते हैं। मैं उनकी सिर्फ एक बात मुझे पसंद आई है, जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, उन्होंने कहा ट्विटर ने मुझे मरवा दिया। पीटीआई को भी ट्विटर नहीं मरवा दिया, पीटीआई को भी जो है इंस्टाग्राम ने मरवा दिया है, पीटीआई को भी फेसबुक ने मरवा दिया है। अब ये जलसा बड़ा था या ये जलसा बड़ा नहीं था, इट डज नॉट मैटर। इट वाज अ डिसेंट जलसा। आप आगे कहें कि जी लोगों को बिरयानी खिला दी है, ये क्या, मैं बार बार सुनता हूँ कि उस अवाम को जिसको आपने इतनी शऊर दे दिए वो कैसे आ गई बिरयानी पे। शऊर तो आया ही नहीं ना, शऊर देने की कोशिश की पर शऊर नहीं आया अवाम में। देखा नहीं आपने कहाँ शऊर है, अगर शऊर होता तो निकलती नहीं अवाम। नहीं आएगा, आपकी मर्जी से थोड़ी, आपकी डेफिनेशन ऑफ शऊर नहीं। तो आप यहीं पे अंदाजा लगा लेना कि शऊर कहाँ है अवाम के अंदर। आपको पता ही है अवाम तो मजबूर है बेचारी, वो तो बैठी हुई है चुपचाप। मजबूर नहीं है अवाम, अभी भी अपनी मर्जी की मारे। सॉरी, मैं इसको भी नहीं बाय करता कि अवाम मजबूर है, वो अपनी मर्जी से आए, चाहे उनको दूर से लाया गया और लाहौर के लोग नहीं लाए, जो भी जलसा एक डिसेंट जलसा था। ठीक है। अब जो लोग कहते हैं, एक और भी मैंने सुना कि जी मियां साहब दौलत लेके अपनी क्यों नहीं आए, तो अगर उन साहब को, उनकी एज इतनी है कि उनको ये गालिब का पूरी गजल पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी गजल है, जिसका शेर मियां साहब ने पढ़ा था, उसमें एक शेर और भी है। वो शेर ये है कि दिल फिर तवाफ कुएं मलामत तो जाए है। अब ये कुएं मलामत क्या है, ये मैं कह रहा हूँ कि मियां साहब ने अगर इसको पढ़ा होगा तो मैं उनकी तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूँ कि दिल फिर तवाफ कुएं मलामत तो जाए है, पिंडार का सनम कदा वीरा किए हुए। अब ये पिंडार क्या है, ये आना है आपकी, आपको उस मुल्क से निकाला गया है, आपकी आना है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। उनको क्या मजबूरी, आप कहते हैं ना इमरान खान को क्या मजबूरी हो सियासत में क्यों आया, मियां साहब को क्या मजबूरी है, चला उन्होंने पहले पैसे बनाने थे, अब तो बना लिए ना, अब तो दुनिया में उनसे ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं है, उनको क्या मजबूरी है कि वापस आए। तो फिर ये शेर पढ़े और अक्ल आपके पास इस उम्र में इतनी आ जानी चाहिए कि आपको नजर आए कि आप क्यों आए इस कुएं मलामत में। आप कुएं मलामत में इसलिए जाते हैं कि आपको आवाम से मोहब्बत है, क्यों आ गए वो वापस। एक सवाल तो ये भी बनता है ना, उनके पास तो वहाँ एरन फील्ड है और सब कुछ है, सब कुछ हो गया है, पकड़े भी नहीं जा रहे, क्यों आ गए वापस, क्यों मुश्किल में डालते हैं अपने आप को। एक फलसफा मैंने यहाँ भी सुना ना कि भाई उनको बुलाया गया कि उनको धोखा दे करके जो है एस्टेब्लिशमेंट पकड़ लेगी। तो मियां साहब ने रिस्क असेसमेंट की है। आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसके 4 नतीजे होते हैं। आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क को ट्रांसफर करते हैं और रिस्क को उसके बाद जो है आप कम करते हैं। इमरान खान ने कभी रिस्क असेसमेंट नहीं की। जब उन्होंने ये बयानिया बनाया था हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उसका एक तो ये रिजल्ट ये हो सकता था कि वो कामयाब हो जाते और दूसरा रिजल्ट ये हो सकता था कि वो नाकाम हो जाते, जो कि वो नाकाम हो गए। ठीक है, तो जब नाकाम हुए तो उसकी रिस्क असेसमेंट तो होनी चाहिए थी ना, कि जब अगर मैं नाकाम हो गया तो अब मेरा क्या होगा। तो अब ये आपके सवाल का जवाब है कि उनका क्या होगा। वो जेल जाएंगे 10 से 14 साल के लिए। और मियां नवाज शरीफ के मुकदमे इमरान खान के मुकदमे नहीं है, उन्होंने लाइन नहीं किया है, उन्होंने कोई पर्चा नहीं लगाया है आपके साइफर। चाहे कितने लोग कहें कि ये कोई बात नहीं है, अगर एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि साइफर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, वो जमीनी हकायक है। आप यहाँ कहते रहे नहीं, वो तो वज़ीर आज़म तो उनके पास इख्तियार था, डज नॉट मैटर। और रिस्क असेसमेंट अगर वो उन्होंने सही किया होता, होपफुली उन्होंने किया होगा, अगर किया होता तो उनको पता होता कि नतीजा अगर नहीं निकला तो फिर क्या होगा। हम फिर क्या होगा आपको नहीं देखते हैं, बस ये कि आवाम अच्छी हो जाए, पता नहीं सिस्टम खराब है, ये है वो है, सिस्टम अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। जब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, सिस्टम उनके साथ था। अब हम कह रहे हैं ना कि मियां साहब को क्यों आ गया वो आपके बायोमेट्रिक करने के लिए, नादरा वाले।
उनके पास में तो गाड़ी में गए थे बायोमेट्रिक करने के लिए। उस वक्त ये बात क्यों अच्छी थी कि उनको गाड़ी में इमरान साहब को लगाया गया है बायोमेट्रिक करने के लिए, और अब आप कहते हैं कि नहीं जी नवाज शरीफ के साथ क्यों किया ऐसे के क्यों आ गए अपने एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक करने के लिए? तो जब सिस्टम आपके साथ होता है तो आप दूल्हा होते हैं। मियाँ साहब के साथ सिस्टम है, अब ये जलसा बड़ा हो छोटा हो उनके साथ है, खत्म। अब आपके लिए सीना को भी है और कुछ नहीं है। मतलब इस तरीके से अगर आपने देखे ना, आपके बहुत सारी मेरे पास मिसालें हो, कहते हैं कि बाहर चले गए 11-20 साल में, पहले 8 साल बाहर रह गए थे, 15 साल बाहर रह गए। आपके बराबर में ईरान है। ईरान में खुमैनी साहब 15 साल फ्रांस में रहे। वो ईरान से बाहर क्यों गए? तो वही बैठा रहता। खुमैनी साहब अगर आप जी जब उन्होंने ये समझा कि उनकी जिंदगी खतरे में है, वो चले गए 15 साल फ्रांस में रहे, फिर वापस आए और अपना इख्तियार दिया। तो ये जो बात करते हैं ना लोग कि भाई ये बड़ा खराब है कि वो दौड़ गए और हम खड़े गए और हम तगड़े हैं, ये आपको सियासत में सूरत हाल के मुताबिक फैसला करना होता है। अगर फैसला आपको ये बताता है कि आपने मुल्क छोड़ना, आप छोड़ें। और सबसे बड़ी मैंने मिसाल दी है खुमैनी की। उसको कहे वहां जाकर के ईरानी कहे कि भाई ये क्या तू तो भगोड़ा है, वो क्यों नहीं कहते कि भगोड़ा है? तो हमारे जो लोगों ने मेयार से क्रिएट कर लिया, नहीं समझ में नहीं आता कि लोग किस तरह के मेयार क्रिएट करते हैं। जो चीज सारी दुनिया में हो रही है वो भी इनको नजर नहीं आती है। इतने ज्यादा यानी कि ज़हनी तौर पे वो पीछे चले गए हैं कि उनको यही पता नहीं है कि जो बात अच्छी है, सियासत है ना, सियासत में उनको जाना चाहिए था। उनकी तो कामयाबी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको भेजा और एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको बुलवाया, इस वजह से कामयाबी होगी। उसी एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने उनको जो है कहा था कि ये जो है आपके तैयारा इस्लाम वक्त किया है। मुल्क में सियासत करें। अगर आप जो है इनकलाब और हकीकी आजादी लाना चाहते हैं तो फिर उसकी रिजल्ट के लिए तो तैयार रहे ना। जब आप बगावत करेंगे फौज के खिलाफ, इससे कम कोई लफ्ज में इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो बगावत है। बगावत है तो फिर सर कलम होगा। ठीक है, यही सिस्टम है दुनिया में, हमेशा ये हुआ। अगर आप बगावत करेंगे आपका सर कलम होगा, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? आप ना करें बगावत, चलें, करें। ठीक है, शुक्रिया जी। जी जनाब, जी हेलो जी। जी जादी भाई क्या कहेंगे? एक सेकंड, मैं जादी भाई का ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। जी जादी भाई क्या कहेंगे? सबीना, मैं आखिर में यही कहूंगा कि जिस तरीके से बीच में मेरे ध्यान से निकल गया था कि सैयद भाई ने अपने आप को क्विट करने का कहा था कि, और अभी भाई ने भी इसका जिक्र किया था अपने उसमें स्टार्ट में, कि खुद कुछ ना कुछ फैसला करें, कोई पॉलिसी बनाए कि जिससे इस किस्म की जबान आइंदा। कोशिश तो पूरी होती है ना। अब आप देखें ना, कॉलर आके बोल देते हैं, कुछ ना कुछ जज्बात में आ जाते हैं, बोल देते हैं, अब वो लाजिम है फिर उनको एहसास होता है। देखिए शो तो ये कॉलर का है ना। मैं ये कहती हूँ कि कोई कॉलर ये ना कहे कि जी हम जा रहे हैं या हम आ रहे हैं या फिर हम छोड़ रहे हैं या इस कॉलर को ना लो, इस कॉलर को करो। तो मैं ये कहती हूँ कि सब एक रिश्ता है, सब कॉलर का आपस में अनदेखा रिश्ता बन जाता है, पर सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देनी चाहिए सबको। जी, जब आप आगाज ही इस तरीके से करते हैं ना कि नसीहतें देने वाले आ गए और फला चले गए और ये आ गए और वो आ गए, तो आप डायरेक्ट दूसरे को हिट करते हैं। जी 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 जी, आप अपनी बात बोलें, अपनी बात करके, जरूरी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फला साहब थे और उन्होंने ये बोला और मैंने ये नहीं बोला और उन्होंने वो ये सिखा रहे हैं, हम वो बता रहे हैं, वो ये करना, इसकी जरूरत क्या है? आप अपनी बात करें कि मैं ये कह रहा हूँ, शोएब भाई अपनी बात करके चले गए, मैंने अपनी बात कर ली। राइट, सबको चाहिए वो अपनी बात करे, दूसरों की बातों को लेके आगे ना बढ़े और दूसरे को इंतजार ना करे कि दूसरा शख्स क्या बोल रहा है। वो अपना तजिया दे, फिर देखें शो में तो खुद ब खुद अपनी बात खत्म हो जाएगी। पर जब लोग आपस में एक दूसरे की क्रॉस करते हैं, एक सेकंड जज भाई मैं देखती हूँ कौन कॉलर है। जी हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस लैला बात कर रही हूँ। जी मिसेस लैला बोलिए, क्या कहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, बहुत भाई ने अभी बहुत बातें करी जी, और उससे बहुत बातें सुनी जो इन्होंने अभी कही है, लेकिन इतने बुरे हालात और इतनी खराब सियासत आजकल और कानून और सब कुछ पाकिस्तान में, तो हम लोग हमेशा बाहर के मुल्कों में रहते हैं और बहुत अच्छा कानून देता है, तो ये तो बहुत बुरी सियासत है। और नवाज शरीफ साहब इतने दिन बाद आ गए और
आराम से आ गए, बादशाहों की तरह आ गए, और जबकि वो एक मफरूर थे और प्लेटुलेट्स का बहाना करके गए थे, 4 साल मुल्क से बाहर रहे। खैर, मैं इन सब बातों को नहीं दोहराऊंगी, लेकिन एक तरफ तो ये है कि एक पार्टी पे तो जुल्म हो रहा है, अननेसेसरी बनाए जा रहे हैं, और दूसरी पार्टी को इतना बड़ा रिलीफ, और जस्ते में भी इनके जो लोग आए थे वो ट्रकों में गांव से उनको लेकर आए थे और उनको 5,000 रुपए और पता नहीं क्या कुछ दिया होगा। नवाज शरीफ ने जहाँ पाकिस्तान में एक बड़े सिस्टम करप्शन के, अब ये भी एक सिस्टम बना दिया कि जो दूसरे लोग हेल्प में आएंगे वो आपके पैसे मांगा करेंगे, और खाने की अपग्रेड मांगा करेंगे, फ्लाइट मांगा करेंगे। तो ये नवाज शरीफ ने एक और रद्द डाल दी है इतने करप्शन के बाद, और ये भी एक रद्द हो गई। मेरी एक सजेशन है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के कानून दानों को इस चीज पर स्टिक होना चाहिए कि जो भी इलेक्शन में लड़ेगा उसकी ना कोई प्रॉपर्टी बाहर हो, ना उसके अकाउंट्स बाहर हो, ना उसके पास ड्यूअल नेट। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुल्क के हालात कोई दुरुस्त हो सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं है वो बाहर से भी नहीं जाएगा, जिसके अकाउंट नहीं है वो भी नहीं जाएगा, या अकाउंट की एक लिमिटेशन हो। बहुत अच्छा मैसेज आप दे रही हैं, बहुत जबरदस्त आपने कहा है, बात की है जी, और ना उसकी ड्यूअल नेशनैलिटी हो, तो फिर वो पाकिस्तानी है। अगर हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं, हम तो जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना। हम इतने सालों, और हमें देखिए, हम इतने सालों से बाहर होते हैं तो हमें नहीं पता होता है वहाँ के मसाइल, वो हम गरीब आवाम के मसाइल नहीं हल कर सकते। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जिस हल्के से आप लोग खड़े हो रहे हैं और जिस हल्के में आप इलेक्शन से जीत रहे हैं, उस आवाम के वोट से आप जीत रहे हैं और आए हैं प्रॉमिस करके, तो उस हल्के में आप काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, जिसकी वजह से आपको सिलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से आपको आवाम ने चुना है, तो कम से कम आप लेके यहाँ से जाते हैं और जाके इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि आवाम के क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल नहीं है, बस आके इलेक्शन में खड़े हो गए, जीत गए, उसके बाद बस वाह अपनी जेबें भरी और फिर उसके बाद अपने यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, वहां के चक्कर लगा रहे हैं। तो किस तरह की सियासत कर रहे हैं आप लोग? अपने पैसे बना लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की लैला जी। अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनकी नस्लों को ताकीद कर रहे हैं, और यहाँ बेचारे गरीब अवाम मर रहे हैं। और दूसरी बात ये चीज बहुत ज्यादा, इसको गवर्नमेंट को के लेवल पे अगर आप लोग कर सकते हैं तो पहुंचाएं कि इनकी प्रॉपर्टी बाहर ना हो, जो भी है उनको बेच के पाकिस्तान में अपने अकाउंट्स बंद करें और अपनी नेशनैलिटी उनकी ड्यूअल ना हो। इस चीज पे पाबंदी एक दफा हो गई ना, तो हर वो जो होगा, हर कैंडिडेट सोचेगा एक सही। बड़े मेंशन इनके बाहर होते हैं और ये पाकिस्तान में इलेक्शन आके लड़ रहे हैं पैसे कमाने के लिए। आजकल देखें नए जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया में ऐसे ही घूम रहे पे, तो ये सब चीजें नहीं रुकेंगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कभी हाल अच्छा नहीं होगा। यही म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, यही म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी अगर पाकिस्तान का निजाम अच्छा नहीं होगा। और इसी तरह हर कोई अपने लीडर के लिए सपोर्ट करने के लिए आएगा और अपने लीडर को इसी तरह सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन इमरान खान जमाइमा कितनी मतलब वेल्दी लेडी थी, वो पाकिस्तान की तरह से यहाँ रह गया। बाल शरीफ का उसका तो कोई मुआवजा ही नहीं है, और उसको जब इसको पता नहीं कितने बिलियन जी मुझे नहीं चाहिए। वो लालची इंसान नहीं था, ये लालची इंसान है। इनको पता चाहिए। मैं अब किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बात जो हकीकत है वो है और दुनिया जानती है। कहना तो बहुत बहुत शुक्रिया बात सुनने का, लेकिन ये कानून जरूर बनना चाहिए पाकिस्तान। आया करें, कॉल जरूर किया करें। देखें, कॉल जरूर किया करें, हमें नए कॉलर चाहिए होते हैं। देखने वाले बहुत ज्यादा हैं, बिलीव करें सिस्टम में नजर आ रहा होता है, इतनी पब्लिक देख रही होती है, इतनी पब्लिक के मैं खुद सरप्राइज होती हूँ देखने के लिए, और शो भी इतना आगे जा रहा है, पर कॉलर वो चंद कॉलर ही आके अपनी बातें कर रहे होते हैं। इससे बेहतर है आप सब बहुत सारे जो देखने वाले वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, जरूर आए, ताकि किसी कॉलर को ये बात कहने का हिम्मत ना हो कि जी हम इस शो को छोड़ के जा रहे हैं और हम इस शो में नहीं आएंगे,
तो देखिए ये प्रोग्राम कॉलर का प्रोग्राम है, हर कॉलर को इजाजत है आए अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दे, जिस तरह पहले कॉलर आते थे। पर अब मैं सोचती थी कि चले हमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान नहीं चाहिए, हमारे लिए यही बड़े बड़े सियासतदान है जो आके अपना तजिया देते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। तो हम सोचते थे चलो शो अच्छी तरीके से जा रहा है, लोगों को अच्छा मैसेज जा रहा है, जो कॉलर आते हैं वो तो सिर्फ छोटी सी बात करते हैं और करके चले जाते हैं। तो हमने ये फॉर्मेट अपनाया था, मगर लग रहा है कि ये शायद कामयाब नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अब लोग यही चाहते हैं कि बस छोटी सी बात करें, जिनको कुछ भी बोलना बोलना नहीं आता, बस आए बात करें 30 सेकंड का और ड्रॉप करें, फिर 30 सेकंड के लिए कोई आए और बात करे और चला जाए। हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी सही तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाए, वो देना चाह रहे थे, वो चीज हमने अपनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम पैनल पे कॉलर लेके बैठते थे कि चलो भाई ये कॉलर है हमारे साथ, ये बात कर रहा है। एक बात बताइए, आपके कुछ कॉलर्स हैं, इनके कुछ मैसेजेस पाकिस्तान के कानूनदान, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के फौजियों, इन तक पहुंचती हैं ये सब बातें या नहीं पहुंचती? जी 100% पहुंचती हैं साहब, जब मॉनिटराइज होते हैं सब पहुंचते हैं इन लोगों की बातें, और बहुत ज्यादा लोगों को बहुत सारी चीज मैसेज है कि लोग बाद में कहते हैं कि जी हमने ये बोल दिया, हमें बहुत डर लग रहा है, हम पाकिस्तान जाएंगे तो अब तो ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, काफी मैसेजेस आए और शो से निकालनी पड़ती हैं। वो जब लाइव तो चला जाता है, फिर उसके बाद जब रिपीट चल रहा होता है तो उसमें से हमने डिलीट करने होते हैं कुछ मैसेजेस जो खराब किस्म के होते हैं, तो वो निकाल देते हैं। ये सारी आवाजें आपकी जा रही होती है, कुछ लोग तो क्लिप बना बना के रिकॉर्ड कर करके आर्मी के डिपार्टमेंट में भी भेजते हैं, तभी तो हमारे पास भी तो न्यूज आती है जो हम आपके पास आके शेयर करते हैं। जो ब्रेक न्यूज आई थी वो आई थी, मगर लोगों ने कहा कि ये तो आपने फेक न्यूज थी, ये था, जबकि वो न्यूज थी एक तरह से, वो आई थी। अब चाहे उसमें वो फेक हो या उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये सब बाद में पता चलता है। आपको पता है सियासत तो एवरीडे पाकिस्तान की चेंज होती रहती है, रात को कुछ होती है, सुबह उठे तो कुछ और होती है, किसी चैनल पे कोई सियासत चल रही होती है, कोई चल रही होती है। अगर मेरी भी कोई अगर नेगेटिव बात है तो उसमें से निकाल दीजिएगा। हाँ 100% फिक्र ना करें, डरे ना आप लोग। एक आवाज आपकी जा रही है, कोई आपका वो फेस नहीं जा रहा, नाम नहीं जा रहा आपका, कुछ भी अगर आप लोग नाम नहीं बताना चाहते। बहुत सारे लोग डरते हैं, आप यकीन करें इस शो में आते हुए डरते हैं। ये शो इतना पॉपुलर हो गया, लोग को कहते हैं कि नहीं इस वक्त मौका नहीं है। आप बिलीव करें मैं पाकिस्तान से बड़े लोगों को यहाँ पे अपने शो में लेकर है ना कहते हैं प्रोग्राम कर सकती हूँ, हालांकि अर्ली मॉर्निंग के लिए तैयार है, मगर वो इजाजत नहीं है उनको बोलने की। वो कहते हैं आप तो इतनी दूर रह रही है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान में रहना है, तो हम नहीं बोल सकते आके शो के अंदर, हम नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते। तो देखिए ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं, पर लोगों को समझना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप लोग वाकई में एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं, जिसमें आके आप शो में बोल सकते हैं। और ये शो को बनाने के लिए इतनी मेहनत की गई है, इस शो को इतने आगे लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हुई है, और बैक में जितना इसमें काम होता है कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। आप लोग तो आते हैं, आपके अब तो घर में बैठे हुए ड्राइंग रूम में बैठे हुए शो देख रहे हैं, और फिर आके आप लोग एतराजात ऐसे करते हैं लाइव शो के अंदर कि आप लोग को पता ही नहीं चलता कि ये आप ड्राइंग रूम शो नहीं है, ये लाइव शो जा रहा है। और ये अच्छा है कि आप कनाडा में बैठ के कर रहे हैं जी कर ही नहीं सकते। आप ये देखें ना कि बहुत बड़ी चीज है कि आप लोग आके बोल देते हैं, अपनी बढ़ास निकाल देते हैं, और आइडिया होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत और कितना प्यार करते हैं। फिर आके आप लोग जब एतराज करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग को खुद सोचना चाहिए। आप लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको खुद अपने लैंग्वेज का ख्याल करना चाहिए कि आप क्या लफ्ज बोल रहे हैं, आपको उसकी खुद एहतियात करना चाहिए। चाहे कितना भी आप लोग को गुस्सा आ रहा है, इतने ज्यादा कोई भी कॉलर हो इसके अंदर, आप लोग को आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप लोग को सोचना चाहिए कि लाख तादाद लोग देख रहे हैं। मैं हमेशा शुरू में कहती हूँ कि देखें कॉलर पे ना जाएं कि आपकी 4-5 कॉलर से लड़ाई नहीं हो रही है, लाखों लोग आपको घर में बैठ के वॉच कर रहे हैं, तो आपको ये सुनना चाहिए। लैला बहन आप भी मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, और संजना सिस्टर आप भी लाइन पे रहिएगा। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले तो मैं आज अरशद शरीफ शहीद की आज बरसी है पहली, मैं उसके बारे में भी थोड़ा अफसोस की बात है, यकीनन कहना चाहिए। देखिए एक इंसान ने अपनी जान गंवाई है अपने मुल्क के लिए, अफसोस की बात है जी। आपके प्रोग्राम में बड़े सहाबी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े पाकिस्तानी में अखबार लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, मगर इतना महसूस नहीं कर सके कि एक आदमी शहीद हुआ उसके लिए एक लफ्ज या दो लफ्ज बोल देते या कुछ हमदर्दी जाहिर कर देते, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ मेरी बहन, देखिए मैं बहुत देर से आपका प्रोग्राम देख रहा था, मगर मैं कॉल नहीं कर रहा था। जब बात आई माँ के ऊपर ना, जब माँ के ऊपर बात आई तो मैंने कॉल करी। इसी वजह से मैंने ये जो बहन साथ आपके हैं आलिया बहन, इनको मैं विटनेस बना के बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बात गलत कह रहा हूँ। कहा गया कि जी आपके उस्तादों का पता चलता है इस प्रोग्राम में आने से, आपकी माँ का पता चलता है कि वो कितनी पढ़ी लिखी थी। मैं अपनी माँ की बात कर सकता हूँ, मैं किसी की माँ को नहीं जानता। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसने मुझे एक चीज सिखाई थी
कि कभी झूठ मत बोलना, कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना, जो मैं आज भी अमल कर रहा हूँ और मरते दम तक उसकी नसीहत पे अमल करता रहूंगा। तो बात दरअसल ये होती है कि किसी की माँ अगर पीएचडी है तो भाई आपको मुबारक, मगर कम से कम झूठ तो ना बोलो ना। इस प्रोग्राम में कहा गया कि ये 5 उंगलियां जब तक यकता नहीं होंगी, हम एक कौम नहीं बनेंगे, तो फिर ये पाकिस्तान का होगा क्या? मेरी बहन, तो बताया जाता ना कि आज पीआईए भी आपकी बंद हो गई, क्यों नहीं बताया गया कि पीआईए की आपकी पीआईए बंद हो गई? क्यों नहीं बताया गया कि आपका होंडा वहां पे प्लांट बंद हो गया, आपका टोटा का प्लांट बंद हो गया, आपका सुजुकी का प्लांट बंद हो गया? ये बातें कोई नहीं बता रहा, बस एक कौम हो जाए। अरे यार, खुदा का खौफ करो। मेरी बहन, ये प्रोग्राम देखें क्यों इतना आपका एक्सट्रीम पे चला जाता है कि इस प्रोग्राम में बहुत से झूठे लोग आना शुरू हो गए हैं, जो मुल्क के लिए बात नहीं करते, सिर्फ मफाद के लिए बात करते हैं। किसी को जाना है वो मोस्ट वेलकम के प्रोग्राम छोड़ के चला जाए। ये आपको भी पता है मेरी बहन के इस प्रोग्राम में आपके पास लोगों की कमी नहीं है। आप 2 लोगों से भी प्रोग्राम कर सकती हैं, आप 2000 लोगों को बिठा के भी प्रोग्राम कर सकती हैं। ये प्रोग्राम एक पूरी दुनिया में देखा जाता है। हम यही कहते हैं आके इस प्रोग्राम में सच बोलो। अब सच बोलो, कोई आदमी उस पर बुरा मानेगा नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कहा गया कि जी नवाज शरीफ के जलसे में बहुत लोग थे। मेरी बहन, मैंने आपको भेज दी उसकी क्लिप, आपको वीकेंड पे ही भेज दी थी कितने लोग थे। इमरान खान का मैं आपको ये भी आप बात याद कर लीजिएगा कि लोग आके कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा। मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से इतनी उम्मीद है कि अब ये पाकिस्तान इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत आगे निकल जाएगा। अब आप पूछे, मैं ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ मनूतों की मोहब्बत में नहीं बोल रहा हूँ, इन भगोड़ों की मोहब्बत में नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हो रहा है अलायंस। अगर आपको याद हो, आज से 4-5 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर ये दोनों मिल जाएं, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी, मुल्क को तो वैसी आसिफ अली जरदारी खा रहे हैं, अगर ये मिल जाएं तब भी ये मुल्क आगे निकल सकता है। क्योंकि हुआ ये है कि सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्तें यानी अपने जो जितने भी सेनेट के अरकान हैं उनसे दरखास्तों पे साइन करा के पीपल्स पार्टी को भेजी हैं और उनसे कहा है कि भाई ये जो मुल्क में हो रहा है इसके लिए हम सेनेट में कोई बिल लेकर आते हैं। और ये आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी आपको इत्तेहाद इसका पता चल जाएगा। आज कमर जमान खायरा के बारे में आज सुन लें, उसने क्या कहा? नवाज शरीफ को स्ट्रेट कहा कि ये भगोड़ा जिसको जेल में होना चाहिए था वो आजाद घूम रहा है। आप बिलावल भुट्टो को देख लें कि शफाफ इलेक्शन, इमरान खान का एक ही नारा था शफाफ इलेक्शन। तो मुझे इस वजह से ये उम्मीद लग रही है कि इलेक्शन तो मुझे होता हुआ इस मुल्क में नजर नहीं आ रहा कि जब आपकी पीआईए के पास ईंधन के पैसे नहीं है तो आप इस मुल्क पे 35 अरब या 40 अरब का इलेक्शन कहां से होगा? मैं तो आज एक बात सोच रहा था कि आज कोई नई फिल्म इंग्लिश रिलीज हुई है, उसने पहले ही हफ्ते में 160 अरब रुपए का बिजनेस किया है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अपना जितना भी खजाने में पैसा है वो हॉलीवुड में लगा दे और वो कोई फिल्म कामयाब हो जाए जिससे पाकिस्तान में इलेक्शन हो सके। तो मैं तो ये बात कहना आया था मेरी बहन। अब आप इस पे अगर आप कुछ आगे बात करना चाहते हो तो आप कर लें। जी हेलो जी, बोलेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगी लैला जी? मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान को अगर ऐसे उनका अलायंस हो रहा है तो ये तो हो सकता है अच्छा हो। हम लोग तो सब नहीं कर सकते, लेकिन यही कहते हम लोग रहते बाहर हैं। लेकिन देखिए पहले ये था कि आउटसाइडर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका वोट होगा, तो उससे भी एग्री नहीं होते। एक दफा वोटिंग तो करवा के देख लें आप, तो आपको सब पता लग जाएगा कि यहाँ इतनी धांधली नहीं खास बात। तो ये चीजें हैं कि जो होनी चाहिए और जो नहीं करना चाहते लोग किसी रीजन की वजह से। तो ये है कि बस यही कहना है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशो खुर्रम रख के मुल्क बनाए। जो पाकिस्तान जब बना था वो उस वक्त बेहतर था, हर चीज अच्छी थी, एजुकेशन अच्छी थी, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी थी। मतलब पाकिस्तान पीआईए सक्सेसफुल एयरलाइन बनी और उसके बाद अब देखें क्या हटकर हो गया। 30-35 साल से यही कर रहे हैं ना हुकूमतें जी, सबका है ना हाथ में। सही कह रहे हैं आप। तो अब यही अफसोस है कि अगर नहीं कर सकते तो भाई खुद गिव अप कर दो कि हम नहीं कर सकते, हमें नहीं खराब करना मुल्क को।
इतनी तो कैटेगरी होनी चाहिए ना। जी 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 जनाब जी बोले सही साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोज आना आया करें कॉल के ऊपर, लैला रोज कॉल किया करें, जरूर अपने राय दिया करें, अपना ओपिनियन दिया करें, सारे कॉलर को मैं चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना। अच्छा समीना, अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉल किया करें हमेशा। जी बोले सैयद साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं देखे, मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा। जी। एक तो ये कि नवाज शरीफ आया नहीं है, बुलाया गया है। ठीक है, उसकी एक सबसे बड़ी जिंदा मिसाल है कि एक आदमी जिसके खिलाफ वर्डिक्ट है कि वो मुजरिम है, कैदी है, उसको आपका सीपीओ सलूट मारता है, मुजरिम को। ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है पाकिस्तान का, लॉ एंड ऑर्डर। आपका लॉ यहाँ से पता चलता है कि एक मुजरिम को भी पुलिस वाला वर्दी में सलूट मार रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जो 1014 दिन के बाद वापस आया है, 1014 दिन के बाद वापस आया है, सिर्फ ये बोल के कि मैं पाकिस्तान के भले के लिए आया हूँ। ठीक है। दूसरी बात, ये जलसे के अंदर कैमरेस थे, विटनेस थे, गवाह थे, सबने सारी इंक्वायरी की है। 1000 से लेके 5000 तक का रेट था। कुछ लोगों को तो वादा किया था कि पिकअप ड्रॉप करेंगे, वो औरतें रो रही थी पूरे जलसे के अंदर। ज्यादातर कुर्सियों पर लोग नहीं बैठे हुए थे, परचम लगाए हुए थे। ठीक है। और अब आधी पार्टी ये कह रही है कि साड़ी इज्जत वास्ते तुसी थोड़े दिन तक जेल से चले जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा खिलाफ इलाज कराने के लिए दोबारा लंदन चले जाए। ठीक है। जो गुड न्यूज वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का फैसला नहीं होगा। ये मोटी मोटी बात है। अब कहां से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कहां से नरमी आएगी, कहां से अच्छी हवाएं चलेगी, इसका फैसला चंद दिनों में हो जाएगा। जहां तक शेख रशीद की बात है, तो फर्दर जुर्म जो आयद की गई है उसके सिलसिले में क्या कहेंगे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर? नहीं, साइफर के अंदर जो इन्होंने नहीं, ये अभी साबित नहीं हुआ है। अभी जुर्म आयद किया गया, अभी ये बिल्कुल साबित नहीं हुआ है। अब इनको ये डिफेंस कर सकते अपने केस को। जो मेन क्वेश्चन था कि मिलिट्री कोर्ट्स में इनके और जाएंगे केस या नहीं, जहां से बचना, जो फरमाइशी प्रोग्राम चलाया गया था ना कि मिलिट्री कोर्ट में इनका कोर्ट मार्शल करो, वो फरमाइशी प्रोग्राम खत्म हो गया है। वो फरमाइशी प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया। मिलिट्री कोर्ट की कहानी अब नहीं है। ठीक है। और मैं आपको इतना भी बता दूं, जब इलेक्शन होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं इतना भी बता दूं कि शायद पीपल पार्टी और पीटीआई इस दफा एक ही चैनल से लड़े। बहुत चांसेस है इसके, बहुत चांसेस है। क्योंकि जरदारी ये चाह रहा है कि मेरे जाते जाते कम से कम मैं अपने बेटे को ऐसे आदमी के हवाले करके जाऊं जिसके साथ पब्लिक है, अवाम है। क्योंकि अवाम के पास अब नवाज शरीफ के लिए कुछ नहीं है। इसकी सियासत अब खत्म हो चुकी है। दोनों भाई जो है वो दोनों विकेट की तरफ खेल रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये बात है सर। चलिए जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आती हूँ, और कहीं साथ नहीं रहिएगा। छोटे से ब्रेक। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes.
with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. चाहिए किसी तरह की होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जी मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी, बोलिए। महमूद भाई को तो मैंने लिया ही नहीं, अभी तक एयर ही नहीं किया। जी बहन, मैं जरा कुछ दो बातें ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे आप इजाजत देते हैं। एक सेकंड, आपको लेती हूँ मैं, इनका ले लूँ फिर आपसे लेती हूँ। जी जी बोले। एक सेकंड सर, आपको लेती हूँ मैं, इनका ले लूँ, ये बहुत देर से कॉल कर रहे हैं। जी हेलो जी। जी बहुत से ऐसे कॉल कर रहे हैं बहन, हमारी भी कॉल ले लो। हम भी 4 साल से हैं यहाँ। जी जी। सबसे पहले तो बात करेंगे फ्राइडे वाली डाल पे। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, ना मैंने कोई शुरू किया था। शुरू उनकी तरफ से हुआ था। मैंने जवाब दिया था। मैंने आपको फ्राइडे को भी एक्सप्लेन कर दिया था ये। जी। ना किसी से करो बहन, तो ना आपसे कोई करेगा। ठीक है। अगर आप मुझे आके कहेंगे कि ये क्या लफ्ज इस्तेमाल की हुए, तो मैं बता दूंगा इसको ये बड़े अजीब से लफ्ज इस्तेमाल किए, तो मुझे भी गुस्सा आया। और जो मेरे मुंह में आया, मैं क्या दिया, मैंने क्या दिया। ना किसी को कहो, आपको कोई नहीं कहेगा। तो बाकी रही बात वो इमरान खान को रोज 14 साल की सजा देते हैं, फिर उसको फांसी लगाते हैं। अगर मैंने अल्ताफ खान को या MKM को कुछ कह दिया तो इनको क्या तकलीफ है। बाकी रही कराची की बात, कराची भी मेरा भी उतना शहर है जितना इनको है। इनको कराची का मामा बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और वो दूसरे साहब एक और आते हैं, I'm a Canadian citizen. तू कैनेडियन सिटीजन है तो वो यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान आके। पाकिस्तान की क्यों बात करते हो आगे? पाकिस्तान को करने में कोई पाबंदी नहीं है। कैनेडियन सिटीजन भी अगर आगे पाकिस्तान की बात करते हैं तो रहने दें। तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बात करेंगे। जी मेरे ये जी मैं 2-3 दफा जाता हूँ पाकिस्तान। मैंने तो आपको नहीं कभी कहा कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ जी, वो अपना खड़े मारने के लिए बात वो करा करें जो हो। ऐसे ना हमें थ्रेट करें, वो हम करते हैं आज। ठीक है, हम थ्रेट ना करें, हम इनको कुछ नहीं कहें। ठीक है। बाकी जो ब्यूटी है शो की, वो कॉलरों की है। जितने कॉलर आएंगे उतने। आपने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे शो में कॉल नहीं करो।
ये आपकी बिगेस्ट ड्यूटी है। आज तक मैंने 3-4 साल, जितने साल भी हो गए, मैंने आज तक आपके मुंह से नहीं सुना कि वो कल अभी तुम कॉल नहीं कर रहा यहाँ। ये ड्यूटी है शो की। ये आगे कौन होते हैं 3 लोग कहने वाले कि वो किसी को लो या ना लो? Who the hell these people are? चलें, ठीक है जी। No right to say that. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी। हेलो जी हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए कुछ बातें जो है मैंने कुछ अर्सा पहले ही बता दी थी कि जो बातें आज लोगों ने की है आके, मैं पहले बता चुका था कि पीटीआई ने जाके जरदारी साहब से, अरे इस नंबर पे आए, स्टूडियो के नंबर पे आए, इसमें आवाज क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो रही है, घर की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया जी। बोले अर्शद साहब, क्या कहेंगे? किसके पास से आ रही है फोन पे इतनी शोर की आवाज? मुझे छोटी सी बात करना चाहूंगा, ये जो फैसला आया है आपके मिलिट्री कोर्ट के ऊपर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 9 ऐसे लोग हैं जिन पे मुकदमा शुरू हो गया था मिलिट्री कोर्ट के अंदर। उन्होंने दरखास्त दी थी, आज वो फरीक बने हैं, अपने वकील के थ्रू उन्होंने दरखास्त जी 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 है कि हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चले। ओके जी 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 बोलें जी जी। जिन लोगों का एक सेकंड चौधरी साहब, मिलिट्री कोर्ट में स्टार्ट हो गया है 9 लोगों का, उन्होंने अदालत में दरखास्त दी थी आज, जहाँ फैसला आया है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मिलिट्री कोर्ट में जो सजाएं हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के मुकाबले में बहुत कम है सिविलियंस के लिए। ठीक है, यानी अगर सिविलियंस को जो है जितनी भी मैक्सिमम सजा अगर फौजी अदालत में होगी, जब उनका कोर्स चला, यानी कि उनका केस चला जाएगा एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर, उनको वहां जाकर के 14 साल की सजा हो सकती है और सजाए मौत भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि चूंकि अब सिविल प्रोसेस अगर मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चलता है तो 2 हफ्ते के अंदर वो फारिग हो जाते, उनकी सजा हो जाती या नहीं होती अगर वो छूट जाते। उसके बाद उनको पूरा इख्तियार था कि वो हाई कोर्ट में पहले चैलेंज कर सकें और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकें। ठीक है, ये लोग 5 महीने से ऑलरेडी बंद हैं। अगर मैं 5 महीने से बंद हूं तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मेरे मुकदमे का फैसला जल्द से जल्द हो जाए। ये मतलब ऐसा कभी मेरी ये ख्वाहिश होगी और ठीक भी होगी। यकीनन उनके पास वो अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि अगर मिलिट्री कोर्ट उनको सजा भी दे दे तब भी वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब वो फंस जाएंगे। अब होगा ये कि मुकदमा जाएगा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये मुकदमा जो है तकरीबन 2 साल चलेगा। इस अरसे में उनकी जमानत नहीं होगी। ऑलरेडी बेचारे 5 साल से बंद हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 2-3 साल मजीद बंद रहेंगे। उसके बाद एक सजा का फैसला होगा जैसे कि मिलिट्री कोर्ट कर दी। अब यहाँ खतरा ये है कि उनको 14 साल की सजा हो सकती है, सजा मौत भी दे सकती है एंटी टेररिस्ट कोर्ट। वो फिर उसी लूप के अंदर जाएंगे, यानी उसके बाद वो जाएंगे आपके हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी इसका मतलब ये कि अगले 5 साल जो है उनकी जिंदगी के कहीं नहीं गए। तो ये अगर लोग ये समझ रहे हैं, अगर ये वो जो इनका मुकदमा चल रहा है वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई मेरा मुकदमा फौजी अदालतों के अंदर करो, तो अभी जब इस मुकदमे की अपील आएगी, इसलिए जाहिर हुकूमत तो अपील करेगी, अभी तो पहला फैसला आया है, उसमें जो है वो अपील में शामिल होगा कि भाई हमारा मुकदमा तुम फौजी इसमें चलाओ। तो आप सारी कॉन्सिक्वेंसेस को समझे बगैर जो है ये स्टेटमेंट दे देना कि ये अच्छा है ये बुरा है, जब वो खुद कह रहे हैं जिनको सजा हो रही है कि भाई मैं मिलिट्री कोर्ट जाना चाहता हूँ, यहाँ मुझे आसानी होगी, तो फिर हम क्या को कह रहे हैं कि इसको चले जाए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। आप अगर इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो करें। जी जी बोले जी चौधरी साहब जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले बात बताई थी कि जो बातें आज लोगों ने की हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पीटीआई ने जाके माफिया मांगी है जरदारी साहब से और मौलाना साहब से। मौलाना साहब पहले माफ कर चुके हैं। और तो अभी आप क्या देख रहे हैं पीटीआई और मौलाना साहब और जैदी साहब, वो जो कॉलर ने आके बात की उस बात से आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैंने ये कहा था पहले, जो आज कॉलर ने बात की मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो है पीपल्स पार्टी जो है ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ चुकी है, क्योंकि बड़ी अच्छी सियासत ही कहूंगा मैं ऐसे कि इन्होंने बिल्कुल खबर में डाला पीटीआई को, इमरान साहब को, और उस पे क्या कहते हैं स्लेट भी लगाया
आ गए कि उनकी पार्टी जो है कैप्चर कर रहे हैं एग्रीमेंट के तहत, और दलील भी हो रही है पीटीआई कि जिसको ये चोर डाकू कहते रहे जिंदगी भर, उनसे जो है माफिया मांग के एग्रीमेंट करके जो है आज बात कर रहे हैं, और वही कॉलर कह रहे हैं बड़ी खुशी खुशी जो इनको चोर डाकू कहते थे। तो इनका लेवल देख लें और इनकी सेंसिटिविटी देख लें कंट्री के साथ कि ये कहाँ जा रहे हैं। मतलब यू टर्न जो है इनका हर वक्त जो है वो चीज चल रही है। और दूसरी बात ये है कि एक और प्रॉब्लम है पीटीआई के लिए कि इन्होंने कहा जरदारी साहब को कि हमें मलिक रियाज से बचाओ जी। तो मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है। किसने कहा मलिक रियाज से बचाओ? किसने कहा? ये कौन सी खबर लेकर आए आप मलिक रियाज से बचाओ? पीटीआई वालों ने कहा जरदारी साहब को कि हमें मलिक रियाज से बचाओ, और वो इस बात पे बचाओ कि मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि मैं जो फाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर कराची की जमीनों पे, वो तो वैसे अब मैं क्यों दूं, मैं तो इमरान खान साहब की बेगम को दे चुका हूँ, तो अब मैं बार बार पैसे देते रहूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर की फैमिली और वाइफ जो है मुझसे पैसे ले गई है इतना 1.190 मिलियन पाउंड जितना भी था, और जमीनें अलग हैं, तो मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये कराओ, तो जरदारी साहब के पास तो बहुत पोजीशन हाथ में आ गई है खेलने की जी। तो वो पीटीआई तकरीबन अब जो है पूरी पीटीआई दफन करके रहेंगे जरदारी साहब। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं? हाँ, पहले सिर्फ कबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब मैं आपसे लेती जरा इनका ले लूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। जी समीना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना। मैं सिर्फ कॉल किया करें जरूर शो के अंदर। अब लेडीज ने आना शुरू किया है, आपको भी आना होगा ताकि लेडीज आए, हौसला पकड़े। अभी आई थी एक लेडीज तो बड़ी फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा। एक दो लेडीज पहले भी आई हैं प्रोग्राम के अंदर, मगर वो जब लेडीज कंटिन्यू आती रहेंगी ना 4 5 6 7 लेडीज तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी है कि सारे मर्द ही इसके शो में आए, बल्कि लेडीज को भी आना चाहिए। जी बोले। जी जरूर समीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी समीना जो आपका टॉपिक है तो उस पर फिर मैं यही कहना चाहती थी कि अभी कुछ लोगों ने ये बात बताई कि भाई पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर लिया है, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ इल्हाक कर लिया है। तो ये पहले तो पीटीआई वाले कहते थे कि जरदारी साहब तो मिस्टर 2% है और इमरान खान साहब जो है वो अपनी जान दे देंगे, मगर जरदारी साहब जैसे शख्स से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो उनकी ये जो इनके अखवाले जर्री थे वो कहाँ हवा में उड़ गए। और जो पुरानी बात कर ले तो इमरान खान साहब काबीना में जो लोग शामिल थे, मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा, नदीम अफजल चंद साहब को उन्होंने शामिल किया था, वो भी पीपल्स पार्टी के थे। फिरदौस आशिक अवान, आजम सवाती, हफीज शेख, फवाद चौधरी, फहमीदा मिर्जा, नूरुल्लाह कादरी और मखदूम खसरो बख्तियार, तो ये सारे के सारे वैसे ही पीपल्स पार्टी से मिल के उनकी पार्टी में गए थे। तो पीपल्स पार्टी और इनका इल्हाक तो डे 1 से कुछ लोग कहते थे कि भाई इनका आपस में इन्होंने एक खामोश मुआहदा किया हुआ है, क्योंकि वो नून लीग के खिलाफ इस पे मिलकर लड़ना चाहते हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आमद का सवाल होता है, मैं सुन रही थी खातून की कॉलर ने कहा कि भाई वो तो नवाज शरीफ साहब जो वो अपने प्लेटें लेने गए थे या प्लेटलेट्स लेने गए थे वो लंदन, तो वो वापस अब आ गए। तो अफसोस की बात तो ये है कि वो किसके दौर हुकूमत में मुल्क से बाहर गए थे, वो मिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत में उनकी नजरों के सामने जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर गए थे। और जब उनके यहाँ बैठे हुए इतने सारे फॉलोअर्स ये बात जानते हैं कि ये बात झूठ थी, तो क्या इमरान खान साहब को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये बात झूठ है? या उनकी यास्मीन राशिद साहबा को, जो कि उस वक्त मिनिस्ट्री थी, हेल्थ की मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कुछ साइन किए थे ना, और उन्होंने बताया था कि ये प्रॉब्लम्स है इनको जिसकी वजह से ये मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो उस वक्त उन लोगों ने इस चीज पे आवाज क्यों नहीं उठाई थी? उस वक्त क्यों बोला था कि भाई इनको हम बाहर जाने नहीं दे सकते? अब फिर वो कहते हैं नहीं भाई हमने इसलिए जाने दिया कि कहीं वो उनको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो आप क्या मेडिकल बोर्ड बिठा के उनका टेस्ट नहीं करवा सकते थे कि ये सच है या झूठ? तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त आपको अपने इक़्तिदार के लिए उन तमाम चीजों को ही दुरुस्त मानना था जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे मुतालबा किया था। तो अब आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अब आपको नहीं चाहती है, क्योंकि आपने डायरेक्ट उनसे लड़ाई की और फिर आपने मुल्क के अंदर तो छोड़े अकल का तकाजा इधर देखें। अकल की मैं क्या बोलूं उस पर, मुझे लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने साइफर का जो लहरा कर आपने पूरी दुनिया में ढोल मचाया, उसमें अमेरिका को भी शामिल
कर लिया और बताया गया कि वो साइफर अमेरिका ने भेजा था, फला ढमका किया था। आज उसी अमेरिका से जो है वो आपके जितने यूट्यूबर्स हैं और जितने आपके फॉलोअर्स हैं वहीं पे बैठ करके आपके लिए जो मदद की अपीलें कर रहे होते हैं और फिर बता भी रहे होते हैं कि भाई दुनिया की सबसे बड़े सुपर वन और पावरफुल मुल्क अमेरिका ने मदाखलत कर दी, इस वजह से इमरान खान साहब को ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, उनको रिलीफ मिलेगा, फला ढमका होगा और ठंडी हवाएं उनके ऊपर छोड़ दी जाएंगी। तो बात ये कि ये सियासत का रुख चेंज हो रहा है जी। जो पुराने सियासतदानों जो सियासत का खाका तैयार किया था और उसके अंदर मोहरा इधर से उठा के उधर रखा करते थे और ज्यादा ऊपर अपने जाती मफादात को रखा करते थे, तो जब इमरान खान साहब ने सियासत संभाली तो उन्होंने भी यही खासियत को अपनाया और अगर वो ये खासा नहीं अपनाते तो आज जहाँ वो बैठे वो वहां पर बैठे हुए नहीं होते। उन्होंने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ बताने की कोशिश की कि सिस्टम खराब है। तो ये तो वैसे ही डे वन से सबको पता था कि सिस्टम खराब है और चीजें करप्शन की तरफ ही लेके गए हैं पुराने सियासतदान। तो फिर क्या जरूरत थी पुराने सियासतदान के लोगों को अपनी जमात के अंदर घुसाने की? बहुत सारे लोगों ने, बहुत आपके जो डाई हार्ट वर्कर थे जिन्होंने आपके साथ काम किया था, आपने उनको नजरअंदाज किया, उन लोगों को आगे लेके नहीं आए क्योंकि आप कहते थे कि भाई आपको ब्लैंक क्रेडिट कार्ड किस्म के लोग चाहिए जो कि आपकी जमात को आगे लेके जा सके। तो इन सब मुजरिमों को मिलाना जरूरी था। तो फिर सियासत भी उसी तर्ज पे हुई और अब सजाएं भी उसी तर्ज पे हो रही है क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब को लेकर आया गया है क्योंकि उनको लगता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर की कुर्सी पे उनको बिठाने का उनकी कुरानदाजी हो गई, उनका नाम निकल आया उसमें, तो उस पर बैठने जा रहे हैं। तो अब जब जरदारी साहब इतने बुरे थे, जब आप दौरे इख्तियार में इमरान खान साहब के जरदारी साहब इतने बुरे थे, तब वही जरदारी साहब की पार्टी इतनी अच्छी कैसे हो गई कि वो अगर हाथ मिला रही है इमरान खान साहब से तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्लीज डूबती हुई कश्ती से बाहर निकल के आ जाएंगे। बस यही कहना चाहती हूँ। समीरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जरदारी साहब अगर इतने बुरे थे, एक आदमी आया था वो कहता था मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, एक आदमी आया था उसने, मैं वो नाम अगेन बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ क्या किया, क्यों उसके बेटे को वजीर खारजा बना दिया था। पहले सवाल तो इसका जवाब पहले आगे दे दें, फिर मैं इसका बताता हूँ जवाब क्या है। इसका जवाब ये है जमहूरियत। फिर कहा गया कि जी वो मेरी बहन क्या कि वो अल कादिर ट्रस्ट का वो बहुत पुरानी खबर हो चुकी है जो मलिक रियाज से तकरीबन 5 अरब रुपए जो मांग रहे हैं कि जी 5 अरब रुपए आप फाइन पे करें, ये बहुत पुरानी खबर हो चुकी है, भी धुल चुकी है जी। आज की आप बात देखिए, साइफर इमरान खान को जब अदालत में पेश इमरान खान को जब अदालत में रेहान भाई की बात सुन ले जरा सा, मैं आपसे लेती हूँ साइफर की बात। जी रेहान भाई, मिलिट्री कोर्ट में जो होता है ना, मिलिट्री कोर्ट, तो उस वहाँ पर बहुत सख्त सजा दी जाती है, कोड़ों की सजा दी जाती है, 100 कोड़े और ये वो कैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर नरम सजा दी जाए। हाँ, मतलब उसके टॉर्चर सेलों में और बहुत मुश्किलों में रखा जाता है उनको। फौजी बहुत मारते हैं, वो कुराट होते हैं वो फौजी, तो वो बहुत मारते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। तो उस वजह से मतलब वो कोर्ट में गए, ये उन लोगों ने दरखास्तें नहीं लिए हैं, इनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ, वो सही जो फैसला हुआ सही हुआ। अब जो उनके खिलाफ फैसला हुआ ना, तो वो फैसले को मान नहीं रहे। फिरदौस आशिकी ने और दूसरे लोगों ने भी सबने मुखालफत की है कि अब जो टेररिस्ट हैं, फला जो लोग हैं, उनको सजा ही नहीं दी जा सकती, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। जो लोग इमरान खान के खिलाफ हुए हैं ना, वो सब उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, सदाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आदम तारड़ भी खिलाफ बयान दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जनाब जी बोले। तो साइफर की बात हो रही थी कि जी साइफर का ये इमरान खान का कि वो साइफर लहराया, साइफर ये हुआ। आज साइफर के केस में इमरान खान को अदालत में जो वही फर्द जुर्म आयद किया गया साइफर के केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर। जी आपको सुन तो लें। तो इमरान खान ने जब एंटर हुए तो इमरान खान ने कहा जी मुबारक को, जज के मुंह पे कहा मुबारक को नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आ गया। पहला जुमला उसने ये कहा। जब उनको फर्द जुर्म के पेपर हैंड ओवर किए इमरान खान को, तो उन्होंने वो जज के सामने फाड़ के फेंक दी है, समझिए आप। और उन्होंने क्या कहा, ये मुकदमे जो हैं ये मेरे पे सियासी मुकदमे बनाए गए, क्योंकि ये कयामत तक साबित नहीं कर सकेंगे कि पाकिस्तान को साइफर से क्या नुकसान हुआ, क्योंकि मुकदमा ये है मेरी बहन। साइफर हर आदमी आगे साइफर पर एक जुमला सीख लिया ना, मैंने आपसे कहा साइफर क्या है, साइफर क्या है, बस साइफर मुंह से बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर अभी कहा गया कि जी नवाज शरीफ जो है वो 9 मई वाला थोड़ी है, वो उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं उसने किया। अब आप सुनिए, नवाज शरीफ भगोड़े ने कहा कि वो 9 मई वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या। नवाज शरीफ 12 मई
ये आपको सारी में डेट है, बोले तो मैं तशरीह के साथ बता दूं। 12 मई को इस शख्स ने क्या किया, 17 जून को इस शख्स ने क्या किया, 12 अक्टूबर को इस शख्स ने क्या किया, 9 अप्रैल को इस शख्स ने क्या किया, 30 नवंबर को इस शख्स ने क्या किया, 28 जुलाई को इस शख्स ने क्या किया। क्योंकि आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं है, वरना मैं कल प्रोग्राम में तफसीलें जो डेटें मैंने बताई है सारी तफसीलें आपको मैं बता दूंगा। ये जो डेटें जो मैंने आपको बताई है ना कि इसने इन डेटों पे क्या क्या किया है, और लोग आगे ऐसे आगे बातें करने लगते हैं कि जी नवाज शरीफ, वो भगोड़ा खुद कह रहा है कि जी मैंने क्या किया। अब आप वही जलसे पे मैं वापस आ जाता हूँ। मेरी बहन, उसके मुंह से जो नाम निकल गया था ना, नाम कि एकदम इमरान खान का नाम निकल गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो आपने जो, अगर आप उसको गौर से सुने, इसको उस जलसे में क्या क्या कहा जा रहा है मैं इस प्रोग्राम में नहीं बोल सकता हूँ, आप गौर से सुने और देखने वाले भी सुने कि इसको क्या क्या बातें पड़ी हैं। और लोग आके कहते हैं कि जी बड़ा कामयाब जलसा हो गया, बड़ा ये जलसा हो गया। फिर बात करते हैं जी मिलिट्री कोर्ट की। मेरी बहन, पीटीआई का तो आज बहुत जश्न का दिन है कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला जो आ गया है, क्योंकि अब इन लोगों की चीखें निकल गई हैं, किसकी, मुस्लिम लीग नून की। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरी तो दुआ है कि इंशाअल्लाह आसिफ अली जरदारी और इमरान खान का अलायंस हो जाए। फिर आप देखिएगा कि मैंने आपसे प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि इनकी नस्लें याद करेंगी अगर इलेक्शन होगा, किसकी, नवाज शरीफ की नस्लें। क्योंकि ये लेकर आए थे होंडा 125 देने, ये लेकर आए थे जन्नत का टिकट देने। इन्होंने वहां पे जितने लोग भी आए हुए थे 8, 10, 15 हजार, उन्होंने उनको क्या दिया, कबूतर। कबूतर दिखाए उनको सिर्फ कि कबूतर उड़ा लो, ये कबूतर पे वो कर लो। वो कह रही थी ना मरियम नवाज, निकालो अपने सेल फोन, इमरान खान के जलसे की नकल कर रही थी। आपने कहीं देखी, कहीं रोशनी, सेल फोन की रोशनी नजर आई आपको पूरे जलसे में? बड़े ऐलान कर रही थी, नहीं बैटरी डेड नहीं होगी, निकालो सेल फोन। क्यों नहीं निकले सेल फोन मेरी बहन? क्योंकि कुर्सियों पे सिर्फ झंडे लगे हुए थे, कुर्सियां खाली थी। तो आगे लोग अगर सच बोले तो भाई हम इस बात पे एग्री हो, मगर अब मातम इस बात का आ रहा है कि जी वो ट्रायल कोर्ट खत्म हो गया, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट। अब आगे दूसरा बयानिया बन गया, वो तो बहुत पीटीआई के लिए बहुत बुरा हो गया, फला हो गया, धमाका हो गया। अरे यार, कहीं तो आगे सच बोल दिया करो, इतनी उम्र हो गई है। फिर आप कहती है किसी बॉलर पे ना जाओ। मेरी बहन, इस वजह से हमें जाना पड़ता है कि लाखों करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं। उनको भी तो कोई नॉलेज जाए, तो हकीकत पे मबनी नॉलेज जाए ना कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। चले, और ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। चले, इनका भी लास्ट मैसेज ले लूं मैं। जी हेलो जी। जी समीना जी, 30 सेकंड का मैसेज है, टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। जी 30 सेकंड का बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक वो जरदारी जो कि मिस्टर 10% था, कल तक वो बिलावल भुट्टी जो कि मौरूसी सियासत का जो है नुमाइंदा था, आज की अब आपने स्टेटमेंट सुन ली, अब क्या कहे इससे आगे? कुछ कहने को नहीं रह गया है। अपने मुंह पे काले खुद मल ली है, तो अब हम क्या कहें? शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब। जी मेरी बहन 10 दफा कहा है, खुदा के वास्ते कान साफ। एक सेकंड लियाकत भाई, एक सेकंड, लियाकत भाई 10 दफा कहा है कि इस प्रोग्राम में कान साफ करा के आया करो, कान के आया करो। टीवी खराब है, नई टीवी खरीद लो। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहे, अगर वॉल्यूम, लियाकत भाई एक सेकंड, पिछले 3 कालें की उसने, शो में जान पड़ गई आके। वो जो आधे घंटे की स्पीच लेके जाते हैं, वो तो नींद आ जाती है आदमी को, बोर हो जाता है। साजिद, लियाकत भाई जरा एक सेकंड, लियाकत भाई जरा एक सेकंड, यंग लेडी ये देखना जरा, लियाकत भाई जरा एक सेकंड। मेरी बहन, उस आदमी के आने से, और ये जो लोग करते हैं जी, ऐसे ही है भाई, जैसे 2 हफ्ते 6 माह पहले कहा करते थे, और जो फौजियों के प्लाट निकल आए हैं, उन्हीं फौजियों के सब बिहाइंड करते हैं ये लोग। करते हो कि नहीं करते, बता दो। भाई एक सेकंड जरा, मैन फिरो जी, वो तुम्हारे शो में आके ना एक स्टार रौनक लगा देता है, तो ये टीवी स्क्रीन इज लाइट अप, इतना प्यारा बोलता है वो। ये जान है तुम्हारे शो की। जी मेरी बहन जी, जब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कल मैं आपसे सुनूंगी साजिद भाई, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, खुद दावे कहना वहाँ से वो कट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी नहीं इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए चाहते हैं अल्लाह हाफिज।